हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं एंड डेडिकेशन के साथ में मेहनत कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे क्लास 12th हिस्ट्री की पहली किताब थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 और उसका सेकंड चैप्टर जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली सोसाइटीज। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर में जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे, सबसे पहले हम लोगों ने चीफडम्स के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि चीफडम्स एंड किंगडम्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है एंड किस तरह से एक चीफडम अल्टीमेटली इवॉल्व होती है और किंगडम बनती है और ज्यादा इवॉल्व होती है एंड एम्पायर में कन्वर्ट होती है या ट्रांसफॉर्म होती है। देन फिर हम लोगों ने बात करी थी डिवाइन किंग्स के बारे में, जिसमें हमने ये देखा था कि उस वक्त में राजा किस किस तरीके की स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर कर प्रजा के बीच में अपने अंपायर को कंसोलिडेट करते थे या फिर अपनी एक्सेप्टेंस को बढ़ाया करते थे। ये सारी बातचीत या ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने पास्ट लेक्चर में किया था। आज के अपने लेक्चर में हम अपने डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और जो नेक्स्ट टॉपिक आज हमें पढ़ना है आज के लेक्चर में, उसका नाम है टाउन्स एंड ट्रेड। इसमें हम ये देखेंगे कि भारत में गैंगेटिक वैली में जिस तरह से टाउन्स का उदय हो रहा था, तो उस टाउन्स का जो उदय हुआ है उसमें किन चीजों का या किन फैक्टर्स का प्राइमरी रोल था जिसके चलते अर्बनाइजेशन भारत में डेवलप होता चला गया, ये टाउन्स डेवलप हुए और इसमें से फिर काफी बड़े बड़े शहर डेवलप हुए, जिनमें से आज भी कई सारे शहर बहुत ऐतिहासिक हैं और एग्जिस्ट करते हैं। देन हम लोगों ने बात करनी है ट्रेड के बारे में। जिस तरह से ये टाउन्स का डेवलपमेंट होता चला गया और ये टाउन्स फिर बड़े बड़े शहर बने, तो उसी के साथ में ट्रेड किस तरीके से ग्रो करता है और इस ट्रेड की ग्रोथ का फिर भारत के समाज के ऊपर क्या असर पड़ा, किस तरह से इस ट्रेड की ग्रोथ के चलते डिफरेंशिएशन ऑफ वेल्थ या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ रिसोर्सेज जनरेट हुए, उसके चलते फिर किस तरह से इकोनॉमिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन आया, फिर उसने और आगे बढ़कर किस तरह से कास्टिज्म का रूप लिया, ये सारी चीजें भी जो है उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत करनी है। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी मजेदार है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। एंड क्योंकि इस टाइम पीरियड पर जो सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है भारत में, जो सभ्यता विकसित हुई है, ये सिविलाइजेशन कंटिन्यूएशन में आज तक चली आ रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो एक जमाने में डेवलप हुई थी और खत्म हो गई, मगर ये जो सभ्यता फिर से डेवलप हुई है गैंगेटिक वैली में, वो सभ्यता आज भी कंटिन्यूएशन में चल रही है। वक्त के साथ में बाहर से कई लोग आए, उन्होंने कई तरीके से हमें इन्फ्लुएंस किया, बट फिर भी एक एक सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी जो है बनी हुई है। तो ये पर्टिकुलर सिविलाइजेशन जिस तरह से धीरे धीरे डेवलप होती चली गई, इसका फिर लोगों के ऊपर जिस तरीके का असर आपको देखने को मिला, वो आज भी किसी ना किसी रूप में हमारी जिंदगियों में अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है। तो आप भी इसको इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में अपने आप को ना सिर्फ ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, बट आपको कई सारे सवालों के जवाब खुद मिलेंगे कि आपकी जिंदगी में कई सारे तरीके के अगर कस्टम्स हैं, कई सारे तरीके के अगर कल्चर्स को फॉलो किया जाता है तो क्यों किया जाता है। समाज में जो एक डिफरेंशिएशन हमको देखने को मिलता है, एक जो क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, चार वर्णों की व्यवस्था हो गई, कास्टिज्म हो गया, वो कैसे शुरू हुआ था, कहां से उसके एकदम बीज पड़े थे, आपको वो भी समझने को मिलेगा। तो बहुत सारी नॉलेज हमको यहां से देखने को मिलेगी। अपने देश को एक ज्यादा बेहतर पर्सपेक्टिव में हम समझ पाएंगे एंड अपने आप के बारे में हम ज्यादा बेहतर जान पाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेलेवेंट हो जाता है। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू अब शुरू करते हैं टाउन्स एंड ट्रेड। तो पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना है, इसका नाम है न्यू सिटीज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1900 बिफोर कॉमन एरा, यानी कि आज से लगभग 3900 या राउंड ऑफ करके 4000 साल मान लेते हैं, 4000 साल पहले के लगभग इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरह से डिस्लाइन हो गई। इसके जो भी शहर थे वो खाली हो गए एंड ये सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई। या फिर यूं बोलना चाहिए कि मैच्योर हड़प्पन फेज जो है वो खत्म हो गया। इसके बाद में एक लेट हड़प्पन फेज हमको देखने को मिला, जिसमें समाज अर्बन लाइफस्टाइल से रूरल लाइफस्टाइल की तरफ में चला गया। और उसके बाद फिर भारतीय उपमहाद्वीप को लगभग 1500 सालों का इंतजार करना पड़ा फिर से नए शहरों का उदय देखने के लिए। तो ये जो टॉपिक है न्यू सिटीज, इसमें ये 1500 सालों का जो इंतजार था ये खत्म होता है और नए शहर जो है उनका उदय होता है, होते हुए हमको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फिर से देखने को मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप में एक बार फिर से जो लाइफस्टाइल है वो रूरल लाइफस्टाइल से फिर से अर्बन लाइफस्टाइल की तरफ में लौटती है। उसके बारे में हम लोगों ने इस टॉपिक में बातचीत करनी है, जिसका नाम है न्यू सिटीज। तो फ्रॉम 6th century बिफोर कॉमन एरा, न्यू सिटीज री-इमर्ज्ड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट. Many of these towns were capitals of Mahajanpadas. Virtually all of these major towns were located along routes of communication. तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हम देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में फिर से नए शहरों का उदय होता है। नए शहर जो है वो री इमर्ज कर वापस आपको देखने को मिलते हैं। एंड ऐसा भी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर इलाके में ही ऐसा हो रहा हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन के केस में तो हमको पता है कि नॉर्थ वेस्ट का जो इंडिया का पोर्शन है, प्राइमरीली ये सिविलाइजेशन वहां पर फैली हुई थी, तो वहां पर आपको अर्बन सेंटर्स देखने को मिलते हैं। बट अब दूसरी बार जब ये अर्बनाइजेशन भारत के सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है, तो इस वक्त में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कई सारे पार्ट्स में साइमल्टेनियसली छठी शताब्दी के आसपास में आपको नए शहरों का उदय फिर से होते हुए दिखता है। ये फिर से री इमर्ज करते हैं। अब इसमें से जो कई सारे शहर थे या कई सारे जो टाउन्स थे, वो धीरे धीरे करते करते काफी बड़े शहरों में कन्वर्ट हो गए, काफी बड़े शहरों में डेवलप हो गए। इस बात को समझिएगा, ऐसा नहीं हुआ कि छठी शताब्दी
बिफोर कॉमन एरा में एक दिन आउट ऑफ नोवेयर एक बहुत बड़ा शहर कहीं से निकल कर आ गया, ऐसा नहीं हुआ था। इसके पहले समाज में, इसके पहले की 2 शताब्दियां या 3 शताब्दियों की अगर बात करें, समाज में जिस तरीके के बदलाव आना शुरू हुए थे, जिस तरीके की चर्निंग आना शुरू हुई थी, उसके चलते जो विलेजेस थे उनका दायरा बढ़ने लगा। वो विलेजेस अल्टीमेटली बढ़ते 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 टाउन्स में कन्वर्ट हुए, वो विलेजेस टाउन्स में कन्वर्ट हुए। अब ये 7वीं 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले की बात हो रही है, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते यानी कि 100-200 सालों में इनमें से कई सारे जो टाउन्स थे वो फिर ठीक ठाक शहरों में कन्वर्ट हो गए। अब इसमें से कुछ पर्टिकुलर शहर जो थे वो बाकी सारे शहरों से ज्यादा बड़े होते चले गए या मेगा सिटीज बनती चली गई, और ये फिर जो है इस टाइम पीरियड में जो व्यवस्थाएं बदल रही थी और जो 16 महाजनपद अल्टीमेटली उभर कर आए, इसमें से फिर कई सारे जो शहर थे जब वो बड़े होते चले गए तो इनके जैसे जैसे साइज बढ़े, इनके सिग्निफिकेंस बढ़े, इनका इंपॉर्टेंस बढ़ा, इनका रेलेवेंस बढ़ा, तो उसी के साथ में फिर इनमें से कई सारे शहर जो महाजनपद डेवलप हो रहे थे, या फिर यूं बोलना चाहिए कि जो जनपद महाजनपदों में कन्वर्ट हो रहे थे, उनके कैपिटल्स के रूप में फिर कई सारे शहर हमको इमर्ज कर देखने को मिलते हैं। अच्छा, सिर्फ इतनी सी बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये शहरों का साइज बड़ा हो गया। कुछ लेट्स से अपन मान लेते हैं कि 10 सिटीज कहीं पर डेवलप हुई किसी इलाके में, अब उसमें से एक पर्टिकुलर सिटी जो है, एक कोई पर्टिकुलर सिटी हम लोग ले लेते हैं, ये सिटी जो कि साइज में आउट ऑफ नोवेयर बड़ी हो गई तो उसको आपने कैपिटल बना लिया, ऐसा नहीं हुआ था। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि यही शहर जो है अल्टीमेटली बाकी सबकी अपेक्षा क्यों डेवलप हुआ। बाकी शहर भी तो फिर बहुत ज्यादा बड़े बड़े बन सकते थे। आज भी अगर हम देखें तो हमारी जो मेगा सिटीज है वो गिनती की 5-7 है, और उसके बाद फिर हमारी दूसरी सिटीज आती हैं जो मेगा सिटीज जितनी बड़ी नहीं है बट वो भी फिर ठीक ठाक बड़ी है। उसके बाद फिर आपकी टीयर 2 सिटीज आती है, टीयर 3 सिटीज आती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कुछ पर्टिकुलर शहरी जो है वो क्यों कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के हो जाते हैं। उसकी वजह होती है कि उनका कुछ ना कुछ रेलेवेंस होता है। जैसे मुंबई आज की बात की जाए तो उसका रेलेवेंस ये है कि भाई वहां पे जो ट्रेड है या भारत का जो ट्रेड होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा मुंबई से कंडक्ट किया जाता है। या फिर अगर हम बात करें काशी की, तो काशी जो है अपने आप में उसका जो भी साइज या शेप है वो इसलिए है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा रिलीजियस टूरिज्म होता है। तो हर एक शहर का जो भी साइज है, जो भी शेप है, जो भी उसका अस्तित्व है, वो उसी तरीके से क्यों डेवलप हुआ है, उसका उतना ही इंपॉर्टेंस क्यों है जितना है, उसके पीछे की वजह उसका रेलेवेंस होता है। तो यहां पर जितने भी हमारे महाजनपद जब डेवलप हो रहे थे, जो अलग अलग नए नए शहर डेवलप होकर आ रहे थे, उसमें से कुछ पर्टिकुलर शहर इन महाजनपदों की राजधानियां बने। इसके पीछे उन्हीं शहरों, वही शहर महाजनपदों की राजधानी क्यों बने, इसके पीछे की वजह है ये सब के सब किसी ना किसी मेजर या स्ट्रेटेजिक रूट ऑफ कम्युनिकेशन पर बसे हुए थे। इसको समझिएगा। जैसे पाटलिपुत्र की बात की जाए, जो मगध का कैपिटल था, वो रिवराइन रूट्स पर बना हुआ था, यानी कि कई सारी जो नदियां थी वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी, एक दूसरे से मिल रही थी, और वहां पर उनके तट पर आपने पाटलिपुत्र बसा दिया। इसका फायदा ये हुआ कि अब यहां पर आप एक ऐसी लोकेशन पर बैठे हो जहां से पाटलिपुत्र से अगर आपको मगध के किसी भी इलाके में जाना है तो जमीनी रास्ते की अपेक्षा आप ये जो नदियों का रास्ता है, जो जल मार्ग है, इसको लेकर आप जल्दी पहुंच सकते हो। तो पाटलिपुत्र का रेलेवेंस क्या हो गया कि ये स्ट्रेटेजिकली आपको ज्यादा बेहतर तरह से कनेक्ट करता है अपने पूरे के पूरे महाजनपद के अलग अलग पार्ट्स के साथ में। बजाय इसके अब किसी ऐसी जगह पर अगर आप अपना राजधानी बना लेते जहां पर जमीन अच्छी है, सब बढ़िया है, बट वहां पे एक आध नदी बहती है या फिर नदी बिल्कुल ही नहीं बहती, आपने तालाब वगैरह बना के पानी की व्यवस्था कर रखी है। अब यहां से आपको पाटलिपुत्र गलत बोल गया मैं, यहां से अगर आपको मगध के दूसरे इलाकों में जाना है तो जमीनी रास्ता लेना पड़ेगा, वहां पे आपको फिर टाइम ज्यादा लगेगा। उसी की जगह पाटलिपुत्र का जो आपका जो ये जल मार्ग है, इसको पकड़ के आप पता चला कि बहुत कम टाइम में किसी भी जगह पहुंच जाओ। इसी को उल्टा करके देखिए कि ये नदियां आप कई इलाकों से बह रही हैं, मगध के एक बड़े पोर्शन को कवर कर रही हैं। अब वहां पर कोई इलाका है, वहां से आप पाटलिपुत्र जल्दी पहुंचना चाहते हो या फिर कोई समाचार आप जल्दी पहुंचाना चाहते हो, तो आप जमीनी रास्ता लोगे तो एक अच्छा खासा टाइम लगेगा। उसी की जगह अगर आप नदी का रास्ता पकड़ते हो तो फिर आप पाटलिपुत्र जल्दी पहुंच सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि पाटलिपुत्र को सिर्फ इसलिए राजधानी नहीं बना दिया कि एक बड़ा शहर था, वो शहर का रेलेवेंस ये था कि भाई वो रिवराइन रूट पे बना हुआ था, कई सारी नदियां आकर जुड़ रही थी, ऐसे रूट पे बना हुआ था, और इसके चलते पाटलिपुत्र से कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाता था, या कम्युनिकेशन में आपको एक एडवांटेज मिल जाता था, आप जल्दी जो है कम्युनिकेट कर सकते थे। या तो आप पाटलिपुत्र से मगध के किसी इलाके में जल्दी पहुंच सकते थे, या मगध के किसी इलाके से आप पाटलिपुत्र जल्दी पहुंच सकते थे। इंफॉर्मेशन अगर आपको किसी भी चीज के बारे में जल्दी मिलेगी तो फिर आप फैसला जल्दी ले पाओगे, उसके बारे में आप जल्दी कोई एक्शन उठा पाओगे, और जितना जल्दी वो एक्शन ले पाओगे उतना अच्छे से अपने अंपायर को चला सकते हो या फिर अपने महाजनपद को चला सकते हो। तो ये पाटलिपुत्र की खासियत थी जिसके चलते इसको मगध का कैपिटल बनाया गया। इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट महाजनपद हुआ करता था जिसका नाम था अवंती। अवंती का जो कैपिटल था उसका नाम था उज्जैनी, जो आज की तारीख में उज्जैन के नाम से जाना जाता है। अब उज्जैन जो है वो किसी भी नदी के किनारे नहीं बसा था, एक इंपॉर्टेंट नदी है, वहां से शिप्रा नदी पास करती है, मगर यहां पर
ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी नदियों का संगम देखने को मिल रहा हो और उस पर आपने उज्जैन बसा दिया। एक नदी है प्राइमरीली जो वहां से बहती है, बट वो इतनी भी बड़ी नहीं है कि उसको आप बेसिकली मोड ऑफ कम्युनिकेशन के बेसिस पर इस्तेमाल कर सको। तो हम लोग ये बोलते हैं कि उज्जैन जो है वो लैंड रूट पे बसा हुआ था, जमीन पे बसा हुआ था। तो फिर इसको क्यों भाई जमीन पे बसाया आपने? इसकी खासियत यह है कि ये जो मेजर आपके लैंड से होने वाले ट्रेड के रूट्स जो थे, ये उन रूट्स के रास्ते पे पड़ता था। चाहे सेंट्रल एशिया से आप भारत में नीचे की तरफ साउथ इंडिया में जाना चाहते हो, या साउथ इंडिया से अगर आप ऊपर की तरफ में नॉर्थ में आना चाहते हो, या सेंट्रल एशिया में कहीं निकलना चाहते हो, आपको उज्जैन से ऊपर जाना पड़ेगा। या फिर अगर आप गुजरात की तरफ में जा रहे हो ईस्ट इंडिया से, गुजरात की तरफ से या राजस्थान की तरफ से अगर आप लेट से जा रहे हो ईस्ट इंडिया की तरफ में, तो आपको उज्जैन से क्रॉस करना पड़ेगा। जितने भी मेजर लैंड रूट्स थे जिनके रास्ते पे व्यापार होता था, उज्जैन उनके एक सेंट्रल पोजीशन पर पड़ता था। तो क्योंकि लगातार व्यापार हो रहा है, यात्री यहां से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसकी भी अपनी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी, अपनी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। और इसके चलते फिर उज्जैन जो है, या उज्जैनी जो उस वक्त बोला जाता था, वो बन गया अवंती की राजधानी, जो एक महाजनपद हुआ करता था। इसके बाद में तीसरा आता है पुहर। पुहर जो है वो तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है आज की तारीख में। ये कोस्ट के ऊपर बसा हुआ था। कोस्ट के जस्ट पहले जहां से समुद्री रास्ते शुरू होते हैं, जहां से भर भर कर व्यापार हो रहा था, उसके पास में आपने पुहर बना दिया। अब फिर पुहर का इंपॉर्टेंस क्या है कि जमीन से जो भी ट्रेड के लिए वस्तुएं आ रही हैं, जिसको फिर समुद्री मार्ग से आगे भेजना है, उनको पुहर से होते हुए जाना पड़ेगा। या समुद्री मार्ग से अगर कोई भी सामान आ रहा है और जमीन के रास्ते पर आप उसे और फर्दर भेजना चाहते हो कहीं पर, उसको भी आपको पुहर से क्रॉस करना पड़ेगा। तो फिर से पुहर जो है पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर आपको देखने के लिए मिलता है। तो पॉइंट यह है कहने का, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो नए शहर भारत में डेवलप होना शुरू हुए, सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन में कन्फाइंड नहीं थे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको एक ही वक्त पर फिर से शहरों का उदय होते हुए दिखता है, पहली बात। दूसरी बात यह कि हर एक शहर की अपनी कुछ खासियत थी, एंड जो भी शहर फिर इसमें से डेवलप होते होते बड़े बड़े उस वक्त के मेगा सिटीज बने, जिनमें से फिर कई सारे उस वक्त की महाजनपदों की राजधानियां बने। इनकी कुछ ना कुछ एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। पाटलिपुत्र अपने रिवरलाइन रूट्स के कारण बना, उज्जैनी जो जमीनी रास्ते से व्यापार होता था उस पर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के चलते, पुहर जो है समुद्री व्यापार जहां से शुरू होता था उसके जस्ट पहले बना हुआ था। और यही बात लगभग लगभग दूसरे भी आपके जो महाजनपद और उनके कैपिटल्स थे उन पर लागू होती थी, कि सबके साथ में कुछ ना कुछ एक खास बात हुआ करती थी। मैप पर देखते हैं तो ज्यादा बेहतर ये बात अपने को समझ में आएगी। ये देखिए, ये इंडिया का मैप है। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं, ये पाटलिपुत्र है। मैं कलर दूसरा इस्तेमाल करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये पाटलिपुत्र है, ये जो मैंने रेड कलर की डॉट लगाई है ये पाटलिपुत्र है। अब देखिए, पाटलिपुत्र से नीचे की तरफ में एक नदी बह रही है, पाटलिपुत्र पे ऊपर की तरफ से ये दो नदियां आ रही हैं। यहाँ ईस्ट के वेस्ट की तरफ से एक नदी आ रही है, और ये एक नदी जो है ऊपर से आ रही है, यहाँ से फिर वो बहती हुई जा रही है। तो इतनी सारी नदियों के कंफ्लुएंस पर यहाँ पे बीच में पाटलिपुत्र बसा हुआ है, और ये सारा का सारा जो नदियों का इलाका है अल्टीमेटली ये सारा मगध महाजनपद का पार्ट है। अब यहाँ से नीचे की तरफ में कहीं जाना हो, ऊपर के रास्ते पे कहीं जाना हो, इधर कहीं जाना हो, इधर कहीं जाना हो, हर जगह के लिए आपको ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बसा हुआ शहर है। नीचे से कहीं से अगर आपको पाटलिपुत्र जल्दी पहुंचना है, जो बात मैंने आपको बताई, तो आपका ये जमीनी रास्ते की अपेक्षा समुद्री रास्ते से जल्दी हो सकता था, इसलिए आपने इसको उठा के अपना कैपिटल बनाया और यहां से राजकाज चलाना ज्यादा आसान था। अब उज्जैन की बात करते हैं। ये देखिए, जो मैंने बोला कि एक नदी के किनारे ये जरूर बसा है, शिप्रा नदी इसके साइड से बहती है, बट शिप्रा नदी अकेली जो है आपको उस तरीके का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं देती जैसे यहाँ पे कई सारी नदियों का कंफ्लुएंस पाटलिपुत्र को देता है। मगर यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे खास बात यह है कि सेंट्रल एशिया से अगर आप आ रहे हो तो आपको इस रास्ते से नीचे तो आपको ये रास्ता लेना पड़ेगा। चाइना की तरफ से आ रहे हो तो आपको ये रास्ता लेना पड़ेगा। गुजरात या राजस्थान की तरफ से कहीं से आ रहे हो तो आपको ये रास्ता लेना पड़ेगा। इस तरफ से अगर आप इस तरफ जाना चाहते हो तो आपको रास्ता लेना पड़ेगा। तो जमीनी रास्ते से जितना व्यापार हो रहा है ये उसके केंद्र में आ गया, और यही बात अब पुहर के लिए लागू होती है। ये देखिए, ये है पुहर, यहां पे ये डेल्टा, डेल्टा पे ये बसा हुआ है, कावेरी के डेल्टा पे ये पुहर बसा हुआ है। डॉट बना देता है। अब ऊपर से कितना भी व्यापार आप लेकर के लिए ट्रेड के लिए सामान लेकर आए हो, समुद्री रास्ते से जाना है तो पुहर से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि पुहर के आगे पोर्ट बना है। समुद्री रास्ते में कहीं से भी आप आए हो साउथ ईस्ट एशिया से, आपको पुहर पहुंचना पड़ेगा, और यहां से फिर ट्रेड का सामान आगे अगर जमीनी रास्ते से लेकर जाना है तो आपको पुहर से होकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुहर की अपनी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो गई। यही बात उस वक्त के दूसरे जो आपके कैपिटल्स थे इनके ऊपर भी लागू होती है। सबकी अपनी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। जैसे यहाँ पे देखिए, मथुरा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर हुआ करता था, क्योंकि इसके साथ में भी वही खासियत थी जो उस वक्त के उज्जैनी के साथ में थी, कि आप चाहे यहां से आ रहे हो, चाहे आप यहां से आ रहे हो, चाहे आप यहां कहीं से आ रहे हो, चाहे आप यहां से आ रहे हो, चाहे यहां से आ रहे हो, चाहे यहां से आ रहे हो, जितने भी इंपॉर्टेंट जमीनी रास्ते से ट्रेड होने वाले व्यापार मार्ग थे वो यहाँ पर कंफ्लुएंस करते थे। ये उनके एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे बसा हुआ था, इसके चलते मथुरा भी इंपॉर्टेंट हो गया। इसी तरीके से जो बाकी शहर हैं उनकी भी अपनी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, और इन इंपॉर्टेंस के चलते ये शहर डेवलप होते चले गए, एंड
इनके डेवलपमेंट के नतीजे में फिर इनमें से कई सारों को राजधानी बनाया गया। आई होप आपको ये बात अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि कुछ पर्टिकुलर शहरों को ही जो है महाजनपदों की राजधानी क्यों बनाया गया, उनकी क्या खासियत थी, एंड क्यों उनका ही जो अल्टीमेटली ग्रो हमको ज्यादा देखने के लिए मिलता है, उनकी ही ज्यादा ग्रोथ या इंपॉर्टेंस हमको क्यों आगे इतिहास में समझ में आती है। चलें आगे बढ़ते हैं। चलें अब हम डिस्कस करेंगे द हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्र। अभी तक की जो हमारी बातचीत हमने करी, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में जो शहर उभरे थे, उसमें से कुछ शहर ज्यादा इंपॉर्टेंट या ज्यादा रेलेवेंट होते चले गए और अल्टीमेटली फिर वो उस जमाने की जो महाजनपद थी उनकी राजधानी बने। उसी बात को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए क्लास 12th की अपनी एनसीईआरटी की किताब में ये टॉपिक एक ब्लॉक के रूप में दिया हुआ है, तो उसको अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एंड टॉपिक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्र। बेसिकली वही बात है कि किस तरह से एक शहर जो है वो शुरू होता है, रेलेवेंस गेन करता है, प्रोमिनेंस में आता है और अल्टीमेटली डिक्लाइन की तरफ जाता है, वो अपने को इसमें समझ में आएगा। Each city had a history of its own. Patliputra, for instance, began as a village known as Patligrama. Then in the 5th century before Common Era, the Magadhan rulers decided to shift their capital from Rajgraha to this settlement and renamed it. By the 4th century before Common Era, it was the capital of Mauryan Empire and one of the largest city in Asia. तो जैसा कि हमेशा होता है, हर एक चीज की एक हम्बल बिगनिंग होती है एंड ये बात हमारे शहरों पर भी लागू होती है। ना सिर्फ एंशिएंट सिटीज की बात की जाए, आज के भी जो शहर हैं सबकी शुरुआत एक बहुत हम्बल बिगनिंग के तौर पर होती है। इसके दो एग्जांपल्स अपन ले लेते हैं। सबसे पहले कलकत्ता की बात करते हैं। कलकत्ता आज की तारीख में इतना बड़ा मेगा सिटी है, इतना मेट्रो सिटी है, बट इसकी शुरुआत 3 गांव के रूप में हुई थी। अंग्रेजों ने 3 गांव की जमींदारी खरीदी थी और उन 3 गांवों को फिर मिलाकर कलकत्ता, सबसे पहले तो वहां पर एक किला बनाया था और उसके बाद फिर वो करते करते डेवलप होते होते कलकत्ता शहर के रूप में इवॉल्व हो गया। इसी तरह बॉम्बे आज या मुंबई जो है आज की तारीख में इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा शहर है। ना सिर्फ भारत का, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा शहर है। इतनी बड़ी मात्रा में व्यापार होता है, 1.5 से 2 करोड़ के करीब लोग जो है वहां पर रहते हैं, सारी चीजें हैं। मगर एक जमाने में जब अंग्रेजों को ये शहर जो है, अंग्रेजों के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जब ये दे दिया था, तब ये छोटा सा मछुआरों की एक बस्ती हुआ करती थी, 7 अलग अलग टापू थे एंड वहां से फिर जो है बॉम्बे की शुरुआत हुई और करते करते फिर वो इतना बड़ा शहर बना। तो हर एक जो शहर है, जो इंपॉर्टेंट है, जो रेलेवेंस रखता है, जो महानगर है, उसकी भी कहीं ना कहीं एक हम्बल बिगनिंग रही होगी। ये बात आज के जो मेट्रो सिटीज हैं, आज के जो मॉडर्न शहर हैं, इन पर भी लागू होती है। 2500-3000 साल पहले जो हमारे एंशिएंट इंडिया के शहर थे, उनके ऊपर भी ये बात लागू होती है। तो उसको इस एग्जाम्पल की मदद से, या इस ब्लॉक का जो ये टॉपिक हमको दिया गया है द हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्र, इसकी मदद से हम लोग समझते हैं। हर एक शहर का अपना एक इतिहास होता है, पाटलिपुत्र का भी था। जैसे इसकी शुरुआत है एक छोटे से गांव के रूप में हुई थी जिसका नाम था पाटलीग्राम। पहले किसी ने इसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। फिर 5th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में मगध के जो शासक थे, या उस वक्त जो मगध के ऊपर शासन कर रहे थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो है अपना कैपिटल जो उस वक्त राजगृह हुआ करता था, उसको हम लोग पाटलिपुत्र शिफ्ट करेंगे या पाटलीग्राम शिफ्ट करेंगे और इसको हम लोग अपना नया कैपिटल बनाएंगे। और तब इसका नाम चेंज कर पाटलीग्राम से पाटलिपुत्र हो गया। अब सोच के देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक दिन आउट ऑफ नोवेयर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में उस वक्त के जो शासन करने वाले रूलर्स थे, उनको ध्यान आया हो कि यार पाटलीग्राम जो है बड़ी मस्त जगह है, यहां पर जाके अपन लोग सेटल होते हैं, राजगृह में रहते रहते बोर हो गए तो अपन लोग वहां पर चलते हैं, तो अपना कैपिटल अपन शिफ्ट करते हैं। ये तो हुआ नहीं, हुआ क्या था वो अब अपन लोग थोड़ा सा देखते हैं। हुआ ये था कि इस वक्त में 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में मगध के ऊपर जो डायनेस्टी रूल कर रही थी, उनका नाम था हरियनका डायनेस्टी। हरियनका डायनेस्टी में एक रूलर हुए थे। हरियनका डायनेस्टी, इनफैक्ट एक बात और याद रखिएगा, मगध की फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी है जिसके बारे में अपने पास में लिखित रिकॉर्ड मौजूद है। वैसे तो इसके पहले भी कोई ना कोई यहाँ पे शायद रूलर रहा होगा, मगर मगध महाजनपद का जो पहला हमारे पास में रिकॉर्ड मौजूद है, उसके हिसाब से जो पहली डायनेस्टी जिसने वहां पे रूल किया, उसका नाम है हरियनका डायनेस्टी। ये याद रखिएगा। इन्होंने लगभग 200 साल या 2 शताब्दियों तक 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में रूल किया था। अब ये जो डायनेस्टी है, इसका कैपिटल हुआ करता था राजगृह। राजगृह की खासियत ये थी कि वो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था। तो चारों तरफ क्योंकि वो पहाड़ों से घिरा हुआ था, इसके चलते उसको एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिला हुआ था कि अगर कोई भी हमला करने आएगा तो उसको वो पहाड़ क्रॉस करना पड़ेंगे। और पहाड़ क्रॉस करना ऐसा कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, आज से 2,500-3,000 साल पहले और ज्यादा मुश्किल रहा होगा। तो उस वक्त में जब कोई इन्वेड करने के लिए अपनी फौज लेके आ रहा है, तो उन पहाड़ों पर आपने अपने लोग बैठा के रखे, तो वो देख लेंगे उनको दूर से आते हुए, प्लस आपने उन पहाड़ों पर ही लड़ने की व्यवस्था कर रखी है। अब कोई नीचे से ऊपर की तरफ पहाड़ चढ़कर आएगा तो उसको, पहाड़ के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को, उस पर निशाना लगाना, उस पर हमला करना ज्यादा आसान है। किसी तरह से अगर ये लोग पहाड़ चढ़कर आ भी गए तो फिर राजगृह जो था वो चारों तरफ फिर प्रोटेक्टेड था, फोर्टिफाइड शहर था, उसके चारों तरफ किलेबंदी की गई थी, तो उसका प्रोटेक्शन ज्यादा आसान था। सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर इन लोगों ने राजगृह में अपना कैपिटल बनाया था और वहां पर इन्होंने रूल किया। इसी टाइम पीरियड पर एक इनका रूलर हुआ था हरियनका डायनेस्टी का, जिनका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने पाटलीग्राम में एक छोटा सा
फोर्ट बनवाया, एक छोटा सा इन्होंने यहाँ पे किला बनवाया और कुछ सिपाहियों को यहाँ पे रखा ताकि यहाँ से जो भी व्यापार होता है, यहाँ से जो नदियों से आने जाने वाले लोग हैं उनके ऊपर नजर रखी जा सके। और इस तरीके से यहाँ पर एक छोटी सी सैनिक छावनी बन गई। उसके बाद में इनका लड़का हुआ अजात शत्रु का, जिसका नाम था उदायन। उदायन ने एक बात नोटिस करी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि यार पाटलिपुत्र या फिर जो पाटलीग्राम है ये ऐसी जगह पर बना हुआ है जहां से कई सारी नदियां आ रही हैं, कई सारी नदियां जा रही हैं। फिर से हम लोग मैप पर देखते हैं। उदायन ने यह बोला, या उदायन के दिमाग में एक बात आई कि यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आ रही है। ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। उदायन ने यह बोला कि यार ये जो पाटलीग्राम है, अभी तक पाटलिपुत्र बना तो था नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग लोकेशन पे बैठा हुआ है, या बड़ी अच्छी एक इंटरेस्टिंग लोकेशन पे ये पाटलीग्राम बना हुआ है। यहाँ पे ऊपर से अगर आप देखोगे तो 1 2 3 ये 4 5 कुल मिला के 4 से 5 नदियां जो है ऊपर से यहाँ पर आती हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो नदियां यहाँ पर आके मिलती हैं। यहाँ से फिर एक नदी नीचे की तरफ में निकल जाती है प्रोमिनेंटली, और एक नदी यहाँ से यूं निकल जाती है। एक और नदी है वो थोड़ा सा उसका एक हिस्सा जो है आगे जाकर इसमें और मिलता है। तो ये जो छोटा सा गांव है ये बड़ी खतरनाक लोकेशन पे बना हुआ है। यहाँ से अगर मुझे अगर मैं यहाँ से जमीनी रास्ते से कहीं पहुंचना चाहूँ और उसी वक्त में अगर मैं यहाँ से इन नदियों के रास्ते से अगर मैं उसी जगह के लिए निकलूं तो मैं नदियों के रास्ते ज्यादा आसानी से और ज्यादा जल्दी जो है अपनी जो भी लोकेशन है वहां पर पहुंच सकता हूं बजाय जमीनी रास्ते के। इसी तरह अगर मैं किसी जमीनी रास्ते से पाटलीग्राम आने की कोशिश करता हूं और उसकी जगह अगर मैं समुद्री रास्ता पकड़ लूं, ये सॉरी नदी का रास्ता पकड़ लूं, नदी के रास्ते से आने की कोशिश करूं तो मैं जल्दी पहुंच सकता हूं। जैसे उदायन को दिमाग में ये बात आई तो उसको एक बात खटकी कि यार ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यहां पर अगर मैंने अपना यहां से अगर मैंने अपना अंपायर चलाना शुरू किया तो दो फायदे होंगे। एक तो अगर मुझे अपने अंपायर में या फिर अपनी किंगडम में कहीं पर भी इधर से उधर मूव करना है तो एक मैं ये जो नदी का रास्ता है, समुद्री वर्ड में गलती से बोल रहा हूं, नदी का जो रास्ता है यहां से मैं जल्दी पहुंच सकता हूं। इसी तरह अगर मेरे शासन में, मेरे अंपायर में कहीं पर अगर किसी व्यक्ति को, मेरे किसी ऑफिशियल को मुझ तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो वो भी ये नदी का मार्ग पकड़कर मेरे तक जल्दी आ सकता है। मतलब ये कि मेरे पास में इन्फॉर्मेशन ना, मैं इन्फॉर्मेशन अगर मुझे कहीं भेजनी हो, कहीं खुद जाना हो तो मैं जल्दी जा सकता हूं, आ सकता हूं। इसी तरह मेरे तक अगर कोई इन्फॉर्मेशन आनी हो तो वो जल्दी आ सकती है, बजाय अगर मैं राजगृह में बैठ के अपना काम कर रहा हूं। देख लीजिए ये पाटलिपुत्र है और ये राजगीर या फिर राजगृह यहां पर है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो जो चीज मैंने या जो चीज को ध्यान में रखते हुए मेरे पूर्वजों ने राजगीर को बनाया था, राजगृह को बनाया था कि चारों तरफ आपके पहाड़, तो पहाड़ चढ़ने में फौजियों को या फिर आपकी जो कोई दुश्मन की सेना आ रही है उसे दिक्कत होगी, मगर जंग रोज रोज तो लड़ी नहीं जाती है। अगर किसी वक्त में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है राजगृह से कहीं अपने किसी हिस्से में तो एक तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसी तरह से अगर राजगृह तक कोई इन्फॉर्मेशन आनी है तो उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसके उल्टे पाटलीग्राम में या पाटलिपुत्र में अगर मैं जाकर बैठ जाऊं तो इन्फॉर्मेशन जल्दी आ भी रही है और इन्फॉर्मेशन जल्दी जा भी रही है। मतलब ये बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यहां से शासन करना ज्यादा बेहतर रहेगा बजाय आप राजगीर से बैठकर शासन चलाओ। तो उदयन को जैसे ही ये बात समझ में आई, उदयन ने बोला कि बस पाटलीग्राम के दिन फिर गए, आज से इसको पाटलीग्राम नहीं बोला जाएगा। अब हम लोग जो है यहाँ पर एक नया शहर या फिर एक नई राजधानी बनाएंगे और उसका फिर नाम अल्टीमेटली पाटलिपुत्र पड़ा। तो उदयन ने आपका 5th सेंचुरी के आसपास में, 5th सेंचुरी के आसपास में इस जगह पर जहां पे इनके पिताजी ने एक छोटा सा किला बनाया था सैनिकों के रहने के लिए एंड देख रेख करने के लिए, वहां पर एक नए शहर की फाउंडेशन डाल दी क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। और इस फाउंडेशन को डालने के बाद में फिर करते करते यहाँ पे एक नई राजधानी बनाई और ये नई राजधानी जो है फिर इसका नाम पड़ गया पाटलिपुत्र। ये सारा काम कब हो रहा है? 5th सेंचुरी कॉमन एरा के आसपास में हो रहा है। तो 5th सेंचुरी के आसपास में जब ये काम हो गया उसके बाद में, क्योंकि यहाँ पे अब एक नया शहर बना और यहाँ पे वही बात की इंफॉर्मेशन जल्दी आ रही है, जल्दी जा रही है, सामान जल्दी आ सकता है, जल्दी जा सकता है, इसके चलते पाटलिपुत्र ट्रेड का भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर बना। और 100 साल के अंदर अंदर, एक शताब्दी में, ये जो शहर था मौर्यन अंपायर का जो कैपिटल था, एशिया के सबसे लार्जेस्ट शहरों में से एक हो गया। अब देखिए कितना जल्दी जो है दिन फिरते हैं। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझ में आई, कैपिटल बनाया, जिस बात को ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेशन को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई वो तो हुआ ही हुआ, मगर साथ ही साथ अब यहाँ पर जो है इन्हीं रास्तों से ट्रेड बड़ी मात्रा में होने लगा। जैसे जैसे ट्रेड होने लगा तो लोग यहाँ पे आके बसने लगे, व्यापारी रहने लगे, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया, शहर फैलता चला गया और अल्टीमेटली ये उस वक्त में एशिया का सबसे बड़े शहरों में से एक शहर के रूप में पाटलिपुत्र निकल कर आता है। एंड बाद में फिर काफी सारे जो यहाँ पे मौर्यन अंपायर रहा, मौर्यन अंपायर के पहले नंद अंपायर रहा, सबके लिए पाटलिपुत्र के ऊपर कंट्रोल रखना एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की नीड हो गई। एंड बाद में फिर जब सम्राट अशोक के वक्त में लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर मौर्यंस का कब्जा हो गया था, उनका अंपायर बन गया था, तब भी पाटलिपुत्र ने इनके कैपिटल के तौर पर जो है सर्व किया था। तो जैसा होता है अल्टीमेटली, मगर हर चीज का अगर अच्छे दिन आते हैं तो हर चीज के बुरे भी दिन आते हैं। पाटलिपुत्र काफी वक्त तक इंपॉर्टेंस में रही, काफी वक्त तक प्रोमिनेंस में रहा। एक
रेलेवेंट शहर के रूप में जो है इसका अस्तित्व रहा। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का भी यहाँ पर काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, बट फिर जैसा होता है वक्त के साथ में धीरे 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 इसका इंपॉर्टेंस, इसका रेलेवेंस डिक्लाइन करता चला गया। एंड अब ये देखिएगा कितने वक्त में, ऐसा भी नहीं है कि 100-200 सालों में किस्मत फिरी और 100-200 सालों में बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं हुआ था। 5th सेंचुरी कॉमन एरा के आसपास, 5th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास में उदयन ने पाटलिपुत्र को डेवलप किया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते ये शहर अपनी ग्लोरी पे पहुंचा, और उसके बाद में करते 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 ह्यूनजैंग जो है वो 7th सेंचुरी कॉमन एरा में आया है। यानी कि लगभग लगभग आप मान सकते हैं 7 शताब्दियां ये निकल गई और 3 से 4 शताब्दियां ये, लगभग 800-900 या 1000 साल के अंतराल में हमको एक यहाँ पर चाइनीज पिलग्रिम आता हुआ दिखता है जिसको हम लोग ह्यूनजैंग बोलते हैं। ह्यूनजैंग ने आके 7th सेंचुरी कॉमन एरा में ये बताया है अपने लेखों में कि भाई पाटलिपुत्र के बारे में हमने जो सुना था और हम जो देख रहे हैं इसमें जमीन आसमान का अंतर है। पाटलिपुत्र रूइंस में है, यानी कि ये शहर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अपने डिक्लाइन में, इसके जो सबसे अच्छे दिन थे वो बीत चुके हैं और यहाँ पे बहुत कम लोग रह रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा। जब शहर अपने ग्लोरी की तरफ में जाता है, पॉपुलेशन बढ़ती है, वहां पे गजब निर्माण होता है, उसका फैलाव देखने को मिलता है, मगर जब अल्टीमेटली उसके दिन फिरते हैं, वो डिक्लाइन की तरफ में जाता है, तो लोग छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, बिल्डिंगें टूटने लगती हैं, रूइंस में चला जाता है, खंडर होने लगता है और बर्बाद हो जाता है। तो वही चीज अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। पाटलिपुत्र अल्टीमेटली इस तरह से डिक्लाइन में चला गया और वक्त के साथ में उसकी रेलेवेंस या इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। तो ये बात अपने को यहां से समझ में आती है। यही कहानी उस वक्त में जितने भी इंपॉर्टेंट शहर थे सबके ऊपर लागू होती है। 2-3 एक्सेप्शंस अगर हटा दिए जाएं तो इसी तरह से बाकी सारे शहर भी इंपॉर्टेंस डेवलप किए, प्रोमिनेंस की तरफ में गए, कैपिटल बने, एक वक्त आया डिक्लाइन में गए और रुइन हो गए। पाटलिपुत्र भी आज अल्टीमेटली खंडर हो गया है। उसके पास जो मॉडर्न सिटी बनी हुई है पटना की, वो एक अलग शहर है, मगर पाटलिपुत्र अल्टीमेटली रुइन हो गया है। एक काशी आप कह सकते हैं बचा हुआ है, उज्जैन बचा हुआ है, मथुरा बचा हुआ है, एक दो शहर इस तरीके के और बचे हुए हैं, कांधार वगैरह। बाकी जो है ओवरऑल इस तरीके से बाकी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कैपिटल्स डेवलप हुए थे महाजनपदों के, वक्त के साथ में वो इस तरह से बढ़े, उठे और डिक्लाइन हो गए या रूइन में चले गए। चले आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसका नाम है अर्बन पॉपुलेशन, इलीट्स एंड क्राफ्ट पर्सन। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि ये जो शहर डेवलप हुए 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, आपको एकदम से जो इन शहरों का उदय होता हुआ दिखता है, तो इन शहरों में आखिर रहता कौन था, कितने प्रकार के लोग यहाँ पे रहा करते थे, किस तरीके का उनके बीच में डिफरेंशिएशन या क्लासिफिकेशन हुआ करता था, कौन किस तरीके के काम में लगा हुआ था, ये सारी चीजें ये हमको कैसे पता चलती हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्बन पॉपुलेशन, इलीट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। तो शुरू करते हैं। Kings and ruling elites used to live in fortified cities. Extensive excavation of these areas is difficult as people still live around these areas, unlike Harappan settlements. Still, the limited excavations conducted have helped to recover a wide range of artifacts. तो सबसे पहले तो इन शहरों में जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर्स रहा करते थे वो थे आपके राजा, और इन राजाओं के साथ में उस पूरे शासन प्रशासन को चलाने के लिए उसके जो साथी हुआ करते थे, जिनको हम लोग रूलिंग इलीट के नाम से जानते हैं। तो राजा और ये जो राजा के साथ के जो लोग थे, साथी वगैरह, रूलिंग इलीट्स, ये लोग जिन शहरों में रहा करते थे, इनकी खासियत ये थी कि सारे के सारे शहर फोर्टिफाइड थे, इनके चारों तरफ किलेबंदी की गई थी। इन फोर्टिफाइड शहरों में अब इनके साथ में और भी काफी दूसरे लोग रहते थे। ये तो होगा नहीं कि आपने एक शहर बनाया, उस शहर के चारों तरफ में आपने किलेबंदी कर दी और उसमें सिर्फ राजा और राजा के साथी लोग ही रह रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। साथ में इनकी अपनी खुद की जिंदगी को, राजा है तो एक ऑब्वियस सी बात है, एक सर्टेन तरीके की लेविश लाइफस्टाइल वो मेंटेन करता होगा, तो अपनी जिंदगी को सस्टेन करने के लिए काफी सारे इनको प्रोडक्ट्स चाहिए, काफी सारी सर्विसेज चाहिए। वो सारी सर्विसेज देने वाले लोग भी कम से कम साथ में इसी शहर के अंदर रहते होंगे, इसी फोर्टिफिकेशन के अंदर रहते होंगे। तो अब ये जो सारे के सारे शहर थे, जिनमें एक बात कॉमन हमको देखने को मिलती है कि इनमें राजा अपने इलीट्स के साथ रहा करता था, उसका महल यहाँ पर होता था, और इन शहरों के चारों तरफ में किलेबंदी की जाती थी। इन शहरों की के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता करने का एक तरीका है कि यहाँ पर खुदाई करी जाए और एक्सकवेशन कर यहाँ से जितना भी कुछ आपको सामान मिले उसको फिर स्टडी किया जाए, और उसकी मदद से फिर एक कंटिन्यूटी बनाई जाएगी, कल्चरल कंटिन्यूटी, हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी, और उसके बाद फिर उस जगह का, उस राजा का, उस जगह के लोगों का, उस महाजनपद का इतिहास फिर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि ये जो जितने भी शहर डेवलप हुए थे, प्रोमिनेंटली अगर हम लोग गैंगेटिक वैली की बात करें, हालांकि ये शहर विकसित हुए, इनका एक अपना एक सर्टेन इतिहास बना और ये डिक्लाइन में गए और अल्टीमेटली खत्म भी हो गए, बट उसके बाद भी उन जगह पर लोगों ने रहना बंद नहीं किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो खासियत यह है कि वहां पे 1900 बिफोर कॉमन एरा के आसपास में शहर खाली हो गए, लोग उनको छोड़ के चले गए, वो खंडर हो गए, वहां पे कोई रहता नहीं था। उसके बाद के भी टाइम पीरियड में उस इलाके में कोई सिविलाइजेशन उस तरह से डेवलप नहीं हुई कि
वहां पे उन शहरों के ऊपर कोई और शहर बन गया हो, वहां पे कोई और अलग से कंस्ट्रक्शन हो गया हो, तो वो पूरे के पूरे शहर आपको प्रिजर्व मिल गए एंड उनमें फिर खुदाई करना आसान था, उनका एक्सकवेशन बहुत आसानी से किया गया, बड़े बड़े इलाके जो है एक्सकवेट किए गए थे। इन जगहों की मगर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर शहर अगर डेवलप हुए, अपने उरूज तक गए और डिक्लाइन में भी गए, तो भी उसके बाद में वहां पे लोगों ने रहना बंद नहीं किया, उसी के आसपास में कोई और शहर डेवलप हो गया, या फिर वो जो इलाका था वो किसी और शहर का एक छोटा सा पार्ट बन गया। तो आज की तारीख में इन इलाकों में ये जो बड़े बड़े शहर डेवलप हुए थे, इनका एक्सटेंसिव एक्सकवेशन नहीं हो सकता, उस पूरे के पूरे क्षेत्र को आपने खोद लिया और वहां से फिर आपने खुदाई करके बहुत सारा सामान निकाल लिया, जैसे हड़प्पन सेटलमेंट्स के साथ में किया गया था, वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लोग यहाँ पर आज भी रह रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं काशी का, तो काशी हजारों साल पुराना शहर है। अब इसकी हिस्ट्री को जानने का एक ही तरीका है कि पूरी की पूरी काशी की खुदाई की जाए। अब वो पॉसिबल इसलिए नहीं है कि काशी में आज भी जो है लोग रहते हैं, वो एक लिविंग सिटी है। उज्जैन के साथ में भी यही बात लागू होती है, उज्जैन में आज में भी लोग रहते हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा उज्जैन आप खोद दोगे और उसके बाद में फिर आप वहां से चीजें निकाल लोगे। आप एक सर्टेन लिमिटेड एक्सकवेशन कर सकते हो। साथ ही साथ अब ऐसा भी नहीं है कि पूरे शहर में आप कहीं पर भी खुदाई करना चालू कर दोगे। कुछ सर्टेन जगह होती हैं जो हिस्टोरिकल साइट्स होती हैं, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की होती है, वहीं पर खुदाई की जाती है। अब पता चला वहां पे पहले से कोई रह रहा है, या फिर वहां पर जो है अभी भी एक सर्टेन तरीके का जो है कोई इंस्टीट्यूशन ऑपरेट कर रहा है, जैसे गंगा के घाट की बात कर लेते हैं काशी पे। अब आपको पता है कि भाई एक सर्टेन जगह का बहुत हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, बट वहां पे अगर कोई मंदिर बना हुआ है, वहां पे घाट है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आप एक्सकवेट नहीं कर सकते उस जगह को, और करना भी चाहोगे तो उसका बहुत छोटा पोर्शन आपको एक्सकवेट करने के लिए मिलेगा। तो एक ये इशू जो है आज की तारीख में हिस्टोरियंस के साथ में आता है, उन शहरों के साथ में जो 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास डेवलप हुए थे, कि क्योंकि वहां भले ही वो खत्म हो गए हैं, वो शहर उनका रेलेवेंस खत्म हो गया हो, बट लोगों ने वहां पे रहना बंद नहीं किया, लोग आज भी वहां पे रहते हैं। तो बहुत बड़े इलाके को एक्सकवेट नहीं किया जा सकता, आपके पास बहुत छोटे छोटे पोर्शंस हैं जहां पे एक्सकवेशन कर आप उस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का एक्सकवेशन कर आप कुछ कह सकते हो। तो जो भी लिमिटेड, हालांकि अब तो ये लिमिटेशन है, मगर फिर भी जो भी लिमिटेड एक्सकवेशन कंडक्ट किया गया है, वहां से भी आपको काफी सारा सामान मिला है, काफी सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, और उसकी मदद से भी इन पर्टिकुलर शहरों का इतिहास लिखने में, इन राजाओं का इतिहास लिखने में, इन शहरों में रहने वाले दूसरे लोगों का इतिहास लिखने में हमको काफी मदद मिली है। अब यहाँ पर जो एक्सकवेशन किया गया, उस एक्सकवेशन में फिर जो जो आइटम्स हमको मिले, उसमें प्रोमिनेंटली हमको क्या क्या मिला वो देखते हैं। फाइन पॉटरी बाउल्स एंड डिशेस विद अ ग्लॉसी फिनिश। यहां से एक चीज हमको देखने को मिलती है कि पॉटरी के बड़े अच्छे किस्म के बाउल्स मिले हैं, यानी कि इस तरीके के प्याले, चम्मच और प्लेट्स वगैरह मिली हैं, जिनको बहुत इत्मीनान से ढंग से बनाया गया होगा। एंड इनके ऊपर जो है ग्लॉसी सा फिनिश है, एक चमकता हुआ एक फिनिशिंग का जो है काम किया गया, एक चमकता हुआ फिनिशिंग टच उनके ऊपर दिया गया। तो ये जो इस तरीके का सामान या इस तरीके के बर्तन यहां से मिले हैं, जो बहुत अच्छे से बनाए गए थे, क्रॉकरी के तौर पर इस्तेमाल होते थे, जिनके ऊपर एक खास तरीके की ब्लैक कलर की पॉलिशिंग की गई है, या फिर एक ग्लॉसी सा जो है टच दिया गया है, इनको बोला जाता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इनको कहा जाता है। बहुत ज्यादा मात्रा में भी नहीं मिले, ठीक ठाक मात्रा में मिले हैं। तो इसके बेसिस पर फिर हिस्टोरियंस का कहना यह है कि इनका इस्तेमाल हो ना हो, उस वक्त में रिच लोगों के द्वारा, जो राजा या उस तरीके के जो रूलिंग एलिट्स थे, उनके द्वारा किया जाता रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत कम मात्रा में ये मिले हैं, एक तो लिमिटेड एक्सकवेशन किया गया, तो वैसे भी आपको सामान कम मिलना था। उस कम सामान में भी ये जो आपके इस तरीके के शानदार किस्म की क्रॉकरी जो बनी हुई है, पॉटरी का जो सामान मिला है, जिसके ऊपर ब्लैक कलर का एक ग्लॉसी सा कुछ पेंट किया गया और एक अच्छा सा जो है उसको टच दिया गया है, ये बहुत ही कम मात्रा में मिला है। और जिस तरीके से बनाया गया है, जिस तरीके से आज भी उसकी क्वालिटी ठीक ठाक प्रिजर्व्ड है, वो उससे अपने को समझ में आता है कि यार ये सामान्य आदमी के इस्तेमाल की चीज तो नहीं रही होगी, इसका डेली यूज तो नहीं होता होगा, और बहुत कम लोगों के पास में ये रहा होगा, इसलिए इसका इस्तेमाल कोई ना कोई रिच लोग करते होंगे। अब क्योंकि ये चमक, ये दूसरा असम्पशन लगाया। तीसरा, क्योंकि इसके ऊपर एक चमक है, इसके ऊपर एक फिनिशिंग का काम किया गया है। किसी चीज को अगर फिनिशिंग टच देना है तो उसके ऊपर खूब एफर्ट लगाया जाता है, खूब मेहनत की जाती है, इसलिए इसको जो है नाम दिया। और क्योंकि इसके ऊपर जो फिनिशिंग टच है वो ब्लैक कलर का है, इसलिए इसको नाम दिया गया है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है इसको कहा जाता है, कई बार शॉर्ट में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW के नाम से भी इसको जाना जाता है। फोटोग्राफ देखिए, थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूं, ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये फोटो देखिए। अब ये जो है क्रॉकरी है, पॉटरी, ये जो क्रॉकरी है वो पॉटरी का सामान जो मिला है, इसमें अब ये जो ब्लैक कलर का पेंट किया गया है, इसको देखकर आप कह सकते हैं कि ये 2500 साल पुराना है। इतनी अच्छी क्वालिटी में अगर आपको ये मिल गया, या इसको साफ करने के बाद में भी आज भी अगर चमक रहा है, इसकी चमक पूरी तरह से गई नहीं है, तो ये साफ सुथरी एक बात बताता है कि भाई इस पे बहुत एफर्ट लगाया गया था। और यहां से ये भी समझ में आता है कि जिन्होंने भी बनाया होगा वो इस काम को करने में मास्टर थे। एंड क्योंकि बहुत कम मात्रा में मिला है, तो फिर वही बात की बड़े लोगों के लिए बनाया गया होगा। इसको ऐसे कह सकते हैं ये जमाने का iPhone 16 रहा होगा। तो हर किसी के हाथ में तो नहीं होगा खाना खाने के लिए, क्योंकि बर्तन तो सब इस्तेमाल करते हैं, मगर
वो जो नॉर्मल बर्तन इस्तेमाल होते हैं वो भी ठीक ठाक मात्रा में मिले हैं, और ये जो बर्तन इस्तेमाल किए गए थे ये भी मिले हैं आपको, बहुत कम मात्रा में मिले हैं। इनकी क्वालिटी एकदम अपने आप में अलग है। तो ये वही वाली बात है कि एक सामान्य आदमी के पास जो फोन है और एक जो आईफोन 16 होता है, उतना जमीन आसमान के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके बेसिस पे हिस्टोरियंस ने ये अजम्पशन लगाया है नॉर्थन ये पॉलिश्ड वेयर जो है इसकी क्वालिटी को देखते हुए। एक और फोटो देखिए। अब ये बाउल 2500 साल पुराना है। कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट? ये 2500 साल पुराना है, आज भी चमक रहा है। इतनी अच्छी इसकी सिमेट्री है, इतना अच्छी क्वालिटी में इसको बनाया गया था। देखें इसको। तो ये जो है इस तरीके का सामान अपने को यहाँ से इन शहरों के लिमिटेड एक्सिबिशन में देखने के लिए मिला है। एंड कहां पर ये सामान हमको प्रोमिनेंटली देखने को मिला है, या फिर ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर आपको कहां से हासिल हुआ है? ये मिला है इन इलाकों में। ये जो पोर्शंस आपको यहाँ से ये जो डार्क कलर के पोर्शंस हैं इन इलाकों, ये पूरा जो गैंगेटिक वैली है, और यहाँ पे फिर ये थोड़ा ये इसको रेड कलर से पेंट करता हूं, ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये ऊपर से आप चलना शुरू करो पहाड़ों के पैरेलल, ये पूरा ये प्रोमिनेंटली आप ये कह सकते हो कि नॉर्थ में ये गैंगेटिक वैली का पूरा इलाका कवर करते हैं, थोड़ा बहुत मध्य भारत वगैरह का इलाका, और साउथ में ये, और ये नीचे में भी जो इलाकों में आपको देखने को मिल रहा है, ऊपर में भी जिन इलाकों में आपको देखने को मिल रहा है, एक बात कॉमन है कि यहाँ पे नदियां काफी सारी बहती हैं। जिन इलाकों से ये मिला है कोई जी, या फिर जिन सेटलमेंट्स वगैरह से ये सारा नॉर्थर्न ब्लैकवेयर का सामान मिला है, ये सारे के सारे सेटलमेंट किसी ना किसी पर्टिकुलर नदी के किनारे या किसी ना किसी रिवर के किनारे जो है बसे हुए शहर थे। एक बात और कि ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर 700 से लेकर 200 बिफोर कॉमन एरा के बीच में बना था। 7वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 5वीं, चौथी, तीसरी तो और दूसरी, लगभग 500 से 600 साल के बीच में इस नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का इस्तेमाल काफी ज्यादा मात्रा में हो रहा है। अच्छा, एक चीज और देखिए कि ये जो डिस्टेंस है इन इलाकों के बीच में कितना ज्यादा है। अगर हम एकदम ये पॉइंट पकड़ लें और ये पॉइंट पकड़ लें और उनके बीच में देखें तो ये डिस्टेंस अच्छा खासा 1,500 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस बनता है। अब इस पूरे इलाके में इतने हजार साल पहले एक ही जैसी पॉटरी का मिलना एक और बात अपने को बताता है कि कल्चरल कंटिन्यूटी इस वक्त में हुआ करती थी। लोग लोग जो है एक ही कल्चर को फॉलो कर रहे थे जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन अभी तक नहीं आया था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखें कल्चरल कंटिन्यूटी अगर नहीं होती, थोड़ा बहुत भी अगर कल्चर में वेरिएशन आना शुरू हो जाता, तो आपको यहां से लेके यहां तक एक ही जैसी टेक्निक से बनाए हुए बर्तन देखने को नहीं मिल रहे होते। कुछ तो फर्क आता, कलर में कोई फर्क नहीं, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं, शाइन में कोई फर्क नहीं, जिस मटेरियल से बनाया जा रहा है वो भी सेम है, जो ग्लॉसी मटेरियल लगाया जा रहा है वो भी सेम है, बनाने वाले की जो शिल्प कला है, बनाने वाले के जो आपका जो टेक्निक है उसकी जो उसमें किसी तरीके का कोई वेरिएशन नहीं, और हर जगह आपको एक ही जैसी जो है चीजें देखने को मिल रही है। 7वीं से लेके दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच के जो 500-600 साल गए उसके बीच में, तो इससे एक बात समझ में आती है इस टाइम पीरियड पे भारत में जो ये सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था, जिसको हम लोग कई बार गैंगेटिक वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इसमें गजब की कल्चरल कंटिन्यूटी थी, और ये कल्चरल कंटिन्यूटी अपने आप में इसको यूनिक बनाती है। आज भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो सिविलाइजेशन अल्टीमेटली अपने इंडिया में डेवलप हुआ, फैला दूसरे इलाकों में भी, राजस्थान में भी गया, सिंध में भी गया, नीचे ये जो मध्य प्रदेश का इलाका है यहाँ पे बिहार आ जाता है, या फिर उड़ीसा का इलाका है, छत्तीसगढ़ का इलाका है, ये सारी की सारी सिविलाइजेशन पहुंची यहाँ पर भी, मगर उसके जो सबसे पुराने सबूत मिलते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो उससे अपने को ये बात जो है और ज्यादा समझ में आती है कि ये पूरा का पूरा जो सिविलाइजेशन है नदियों के किनारे डेवलप हुआ था, गैंगेटिक वैली में प्रोमिनेंटली डेवलप हुआ था, एंड वहीं से आज तक ये कंटिन्यूएशन में बना हुआ है। बाकी जगहों पर पहुंचा, इसने इन्फ्लुएंस किया, वो सब अपनी जगह ठीक है, मगर अपने जो रूट इलाका है जहां पर इसका विकास हुआ था, वहां पर आज भी इसकी पकड़ या इसकी जड़ें उतनी ही मजबूत है जितनी पहले हुआ करती थी। अब यहाँ पे ये जो नॉर्थर्न पॉलिश्ड ब्लैक वेयर है, इसके अलावा और क्या क्या सामान मिला है? काफी सारे किस्म के ऑर्नामेंट्स देखने को मिले हैं, काफी सारे टूल्स मिले हैं, काफी सारे वेपन्स मिले हैं, वेसल्स मिली हैं, और फिगराइंस यानी कि काफी सारी मूर्तियां या फिर इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो देखने को मिले। अब ये सारा सामान मिलना, ध्यान से देखिएगा, ये सारा सामान मिलना एक बात बताता है कि इस जमाने में प्रोडक्शन, क्राफ्ट प्रोडक्शन नेक्स्ट लेवल पर चल रहा था। क्राफ्ट प्रोडक्शन अच्छे खासे लेवल पर चल रहा था। एक ये होता है कि मैं अगर लेट से खाने पीने के सामान की बात करें, मैं अपने लिए अगर बनाऊंगा तो कितना बनाऊंगा? पराठे की बात कर लेते हैं, मैं अपने लिए 5 पराठे बनाऊंगा, 7 पराठे बनाऊंगा, घर में 4 मेंबर्स और हैं तो उनको मिला के 15-20 बना लूंगा। मगर अगर मैं पराठों की दुकान खोल के बैठा हूं और वो अच्छी खासी चलती है, फिर हो सकता है मैं 500 पराठे बनाता हूँ, 1000 पराठे बनाता हूँ, 2000 पराठे बनाता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन की मेरी कितनी बिक्री हो रही है। अब अगर अपने को यहाँ पर ऑर्नामेंट्स देखने को मिल रहे हैं, टूल्स देखने को मिल रहे हैं, वेपन्स, वेसल्स, फिगराइंस, और ये 2, 4, 5, 10 नहीं मिले, ये अच्छी खासी मात्रा में मिले। पूरी की पूरी जो आपकी गैंगेटिक वैली और इस सारा इलाका है, ना सिर्फ यहाँ पर, काफी सारी जगहों पर जो है ये चीजें देखने को मिली हैं। तो
ये सिर्फ एक ही तरफ इशारा करता है कि भाई यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में इन चीजों का प्रोडक्शन हो रहा होगा। फिर वही पराठे वाला एग्जांपल कि इतनी बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन क्यों हो रहा है? दुकान खोल के बैठे हो क्या आप? जवाब है बिल्कुल, दुकान खोल के बैठे रहे होंगे। यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब इन चीजों का व्यापार होता था, इन चीजों का ट्रेड जो है वो बड़ी मात्रा में होता था। ये चीज अपने को यहाँ से समझ में आती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये पर्टिकुलर चीजें जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए बनाई जाती हूँ। फिगराइंस की खासतौर पे अगर बात की गई, जो मूर्तियां हमको देखने को मिली हैं, इसमें कई सारे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया। सोने की मूर्तियां मिली हैं, सोने के फिगराइंस मिले हैं, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर, हाथी दांत, आइवरी, इसके अलावा कांच का इस्तेमाल हुआ है, शेल का इस्तेमाल हुआ है, टेराकोटा का इस्तेमाल हुआ है। तो ये मटेरियल भी एक ही तरीके की चीजें कई सारे मटेरियल से बना के अगर बनी हुई मिल रही है, इससे ये पता चल रहा है कि वेराइटी ऑफ पीपल के लिए बनाई जा रही थी। कई सारे लोगों के लिए बनाई जा रही थी, जिनकी या तो नीड्स अलग अलग थी या जिनकी अफोर्डेबिलिटी अलग अलग थी। सोने की मूर्ति अब हर आदमी तो खरीदेगा नहीं, चांदी की मूर्ति है उसके फिगराइंस हर आदमी नहीं खरीदेगा। इसी तरीके से कॉपर, ब्रॉन्ज या टेराकोटा की बात की जाए, शेल की बात की जाए, तो ये बहुत आसानी से मिल जाएंगी, इनको काफी लोग खरीद सकते हैं। सोने की मूर्तियां बहुत कम लोग खरीद सकते होंगे। तो इससे अपने को यह भी समझ में आता है कि समाज के लगभग हर तबके को केटर किया जा रहा था। इससे एक और बात समझ में आती है कि समाज में तबके थे, या फिर कम से कम इस वक्त में टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड तक आते आते इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन जो था वो डेवलप हो गया था। इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन अपने को साफ साफ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। जो इतना सारा सामान हमको यहाँ से रिकवर हुआ है और उसकी जो स्टडी हमने करी है, उसके बेसिस पे ये बात यहाँ से बहुत क्लियर हो जाती है। चले आगे बढ़ते हैं। By 2nd century before Common Era, we find short votive inscriptions in a number of cities. Votive inscriptions record gifts made to religious institutions. They mentioned name of donors, sometime his occupation. From these inscriptions, we get to know about people living in these towns. अब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से का अगर क्योंकि जिस तरह से एक्सावेशन किया गया, तो एक्सावेशन में सबसे पहले आपके पास में वो चीज आएगी जो सबसे ज्यादा पुरानी है। पहले चैप्टर में हमने इसके बारे में बात करी थी कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पे रह रहा है, रहते उसने अपने सामानों का इस्तेमाल किया, डिस्कार्ड किया, तो उसके चलते पूरा का पूरा मोंड डेवलप हो जाता है। इसको ऑक्यूपेशनल मोंड या फिर डेब्रिस बोला जाता है। अब अगर वो यहाँ से कहीं चला गया और उसके बाद कोई और व्यक्ति यहाँ पे आके रहने लगा तब भी, अगर वो नहीं गया मगर यहाँ पे लोग अगर लगातार रहते चले गए तब भी, अलग अलग जो है इस तरीके के लेयर्स डेवलप होते चले जाते हैं। ऑक्यूपेशनल मोंड या फिर ऑक्यूपेशनल डेब्रिस बनता चला जाता है। अब सबसे अंदर या सबसे डीप में जो सामान मिलेगा वो सबसे ज्यादा पुराना होगा, और सबसे शुरुआती लेयर्स में जो सामान मिल जाएगा वो सबसे ज्यादा नया होगा। ये बात अपने को पता है। तो जैसे जैसे खुदाई करी गई और जैसे जैसे अलग अलग लेयर्स को खोदा गया, तो उसमें जो 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास की लेयर थी, उसमें जो सामान हमको मिलना शुरू हुआ, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है। हमको छोटे छोटे वोटिव इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं कई सारे शहरों में। वोटिव इंस्क्रिप्शंस का क्या मतलब होता है? अगर आपने किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को या फिर किसी टेंपल को कोई दान किया है, और लिख कर या बोल के रिकॉर्ड करवा के अगर कोई दान किया गया है, कोई गिफ्ट वगैरह है, उसका आपने पूरा रिकॉर्ड बना के दिया है, तो उसको वोटिव इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। जैसे कई जगहों पर आपने देखा होगा कि कोई प्याऊ किसी ने बनवा दिया, तो वो उसमें साथ में लिखवा देता है कि भाई इतने इतने साल में इस व्यक्ति ने जो है या फिर इनके पिताजी ने या इन्होंने जो है इसकी स्मृति में इसको बनवाया है। इसी तरीके से कहीं पर अगर मंदिर में कोई दान दिया जाता है, तो उसके भी इसी तरीके के शिलालेख लगवाए जाते हैं कि इस टाइम पीरियड पे इन्होंने ये दान देके बनवाया था, ये बावड़ी इन्होंने खुदवाई थी, इस तरीके की चीज है। तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में इसी तरीके के छोटे छोटे वोटिव इंस्क्रिप्शंस हमको कई शहरों में देखने को मिलते हैं, जिसमें अलग अलग जो धार्मिक इंस्टीट्यूशंस थे, अलग अलग जो मंदिर थे, मठ थे, इसी तरीके के कोई अगर मंदिरों के द्वारा चलाई जा रही कोई पाठशाला वगैरह थी, इसमें कई लोगों ने दान दिया था, उसके वोटिव इंस्क्रिप्शंस हमको इस पर्टिकुलर लेयर में 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा की लेयर में देखने के लिए मिलता है। इसमें दो तीन बातें हमको पता चलती हैं। सबसे पहले तो जो डोनेट कर रहा है, जो भी चीज डोनेट की जा रही है, उसका नाम इसमें लिखा रहता था। कई बार इसके साथ में उसका ऑक्यूपेशन हमको देखने को मिलता है। अब बात को पकड़ के चलिएगा, नाम के साथ में क्या है? ऑक्यूपेशन। एंड अब ये जो ऑक्यूपेशन है और नाम है, इससे अपने को इन इंस्क्रिप्शंस की मदद से दो बातें पता चलती हैं। एक तो यहाँ पे किस तरीके के लोग रहा करते थे, किस तरीके के नामों का वो इस्तेमाल किया करते थे। दूसरा, यहाँ पे क्योंकि कई सारे ऑक्यूपेशंस हमको देखने को मिलते हैं, तो फिर एक ही बात समझ में आती है कि समाज में ट्रेड और क्राफ्ट प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर हो रहा था। क्योंकि अगर अलग अलग तरीके की वैरायटी ऑफ प्रोफेशंस आपको देखने को मिलते हैं, और उन प्रोफेशंस में जो भी लोग हैं, अगर वो इतनी कमाई कर रहे हैं कि वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दान दे सकते हैं, और बाकायदा अपने नाम से रिकॉर्ड करवा कर दान दे रहे हैं, इसका मतलब प्रॉफिटेबल था ये ट्रेड, ये सारा का सारा क्राफ्ट प्रोडक्शन, और इससे जो भी पैसा कमाया जा रहा था, समाज के लगभग हर तबके में पहुंच रहा था, जो भी इन एक्टिविटीज में लगा हुआ था, और सबका फायदा जो है यहां से हमको होता हुआ समझ में आता है। तो ये जो वोटिव इंस्क्रिप्शंस हैं, ये भी अपने को इस टाइम पीरियड का जो समाज था, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास
से अपने को समझने में मदद करता है। याद रखिएगा अगर एमसीक्यू आया तो ये पूछा जाएगा कि वोटिव इंस्क्रिप्शंस अपने को कब से देखने को मिलते हैं, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ये वोटिव इंस्क्रिप्शंस अपने को देखने को मिलते हैं। क्या क्या लिखा रहता था? डोनर का नाम और कई बार उसका ऑक्यूपेशन। ये इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे ये जो फोटोग्राफ है, द गिफ्ट ऑफ एन इमेज, दिस इज अ पार्ट ऑफ एन इमेज फ्रॉम मथुरा. On the pedestal is a Prakrit inscription mentioning that a woman named Nagpiya, the wife of a goldsmith Sovanika, named Dharmaka, installed this image in a shrine. तो मथुरा में भी इसी तरीके से एक श्राइन या कोई मठ होगा, वहां पे एक ये हमको एक ये जो पर्टिकुलर इमेज या फिर एक मूर्ति मिली है। अब इस मूर्ति में यहाँ पे जो पेडिस्ट्रल है, ये जो खांच कलर चेंज कर लेते हैं ज्यादा अच्छे से दिखेगा, ये जो पेडिस्ट्रल है यहाँ पे, ये जो पेडिस्ट्रल है यहाँ पे और ये जो पेडिस्ट्रल है नीचे यहाँ पे, इसके ऊपर प्राकृत भाषा में इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। प्राकृत भाषा में इस पे ये लिखा हुआ है कि ये जो मूर्ति है, एक महिला जिसका नाम नागपिया है, जो एक सुनार की या फिर एक गोल्डस्मिथ की वाइफ है, जिसको उस वक्त में सोवानिका कहा जाता है, और इस गोल्डस्मिथ का नाम है धर्माका। इनके द्वारा ये मूर्ति जो है श्राइन को दी गई है या फिर इन्होंने जो है इसको यहाँ पर इंस्टॉल करवाया है। तो ये एक एग्जाम्पल है। यहां से अपने इस तरीके के वोटिव इंस्क्रिप्शंस अपने को काफी सारे मिले हैं कई सारे शहरों में, और इसकी मदद से भी इस समाज में ये जो डेवलप हो रहा है, ये जो विकास हो रहा है, जो बदलाव आ रहे हैं, उसको समझने में अपने को काफी ज्यादा मदद मिलती है। एक तो अपने को ये समझ में आता है कि महिलाएं उस जमाने में फ्री थी अपनी तरफ से मंदिरों को दान देने के लिए। मतलब ये कि महिलाओं के पास में अपना पैसा हुआ करता था, अपनी संपत्ति हुआ करती थी, और उससे वो दान वगैरह कर पा रही थी, या फिर कम से कम समाज के कुछ ऐसे तबके थे जिनकी महिलाएं एटलीस्ट ये कर पा रही थी। यहाँ पे ये जो महिला है नागपिया, जिसने ये मूर्ति इस मथुरा के मठ में दी थी या इंस्टॉल करवाई थी, ये एक सुनार की वाइफ है जिसको सोवानिका बोला जा रहा है, और सुनार का नाम है धर्माका। तो ऑब्वियसली बात है, अब जो आदमी सुनार है या फिर जो ये सोने के पेशे में लगा हुआ है, तो अच्छा खासा पैसा कमा रहा होगा। गोल्ड क्योंकि उस वक्त भी उतनी इंपॉर्टेंस रखता था जितनी इंपॉर्टेंस आज रखता है, और जो भी व्यक्ति ज्वेलरी वगैरह के बिजनेस में है वो छोटा मोटा आदमी तो होगा नहीं। उसकी वाइफ अगर ये सारी चीजें इंस्टॉल करवा रही, तो उससे एक बात ये भी समझ में आती है कि एटलीस्ट सबके लिए अगर नहीं कही जा सकती ये बात, तो कम से कम समाज के उन तबकों के लिए जो वेल टू डू थे, उनके लिए कहा जा सकता है कि उनकी महिलाएं अच्छा खासा अपने पास में धन रखती थी और उसका अपनी इच्छा अनुसार जो है इस्तेमाल भी करती थी। कई सारी जगहों पर वो उसका दान दक्षिणा में भी यूज कर रही थी। और ये अपने को इस इंस्क्रिप्शन पे जो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, धर्माका के एग्जाम्पल से या नागपिया के एग्जांपल से अपने को पता चलता है। इसके अलावा इन इंस्क्रिप्शन से अपने को यह भी पता चलता है कि लगभग कितनी वैरायटी के लोग जो हैं इस तरीके के शहरों में ये जो डेवलप हुए और यहाँ पे फिर अपनी सिविलाइजेशन जैसे से डेवलप हुई रहा करते थे। जैसे कि यहाँ पे कपड़े धोने वाले जो आपके वॉशिंग फोक थे वो रहा करते थे, जुलाहे या फिर वीवर्स रहते थे, स्क्राइब्स यानी कि लिखने लिखाने का काम करने वाले, कारपेंटर जो बढ़ई होते हैं लकड़ी का काम करने वाले, पॉटर्स, इनके बिना तो काम बनेगा नहीं, ज्यादातर सामान पॉटरी का अपने को मिलता है, पॉटर्स वगैरह, सोने का काम करने वाले गोल्ड स्मिथ, लोहे का काम करने वाले ब्लैक स्मिथ, कई सारे आपके जो राजा की सर्विसेज में कई सारी सर्विसेज देने वाले ऑफिशियल्स हो गए, रिलीजियस टीचर्स हो गए, व्यापारी हो गए, और एट द एंड ऑफ द डे किंग्स, जिनके चलते ये शहर डेवलप हुए या जिनके चारों तरफ ये शहर रिवॉल्व करते थे, जो धुरी बने हुए थे जिसके चलते इन शहरों की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है डेवलप हुई। ये सारे के सारे प्रोमिनेंट जो है लोग यहाँ पे रहा करते थे। अब क्योंकि ये अलग अलग प्रोफेशंस में लगे हुए हैं, अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अलग अलग तरीके का काम कर रहे हैं, इससे अपने को ये भी समझ में आता है कि इस वक्त तक स्पेसिफिक कामों का जो है क्लासिफिकेशन हो चुका था। सर्टेन कैटेगरी ऑफ लोग जो है इन कामों को करने में लगे हुए थे, और इसके चलते क्लास डिफरेंशिएशन एटलीस्ट शुरू हो चुका था। मैं ये नहीं बोलूंगा कास्ट डिफरेंशिएशन शुरू हो गया था, मगर क्लास डिफरेंशिएशन जो है एटलीस्ट शुरू हो चुका था, और वो ठीक ठाक मात्रा में अपनी जड़ें जो है समाज में इस टाइम पीरियड तक बना चुका था। नहीं तो स्पेसिफिकली इन लोगों का जो है इनके प्रोफेशन के बेसिस पर जो है जिक्र अपने को देखने को नहीं मिलता, जो मिल रहा है इंस्क्रिप्शंस में, इसलिए इस बात को समझिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। Sometimes guilds or shredis, that is organizations of craft production and merchants are mentioned as well. Guilds probably procured raw materials, regulated productions and marketed finished products. तो कई बार अब जैसे ये जो इस तरीके के वोटिव इंस्क्रिप्शंस हैं, इस पर आपको किसी एक आदमी का नाम ना मिलकर एक पूरी की पूरी संस्था या पूरे के पूरे समूह का नाम देखने को मिलता है। इन समूह या इन संस्थाओं को गिल्ड्स या फिर श्रेणीज बोला जाता था। ये नाम याद रखिएगा, श्रेणीज या फिर गिल्ड्स बोला जाता था। अब ये गिल्ड्स या फिर श्रेणीज क्या होती हैं? गिल्ड्स या फिर श्रेणीज का मतलब होता है अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन को करने में काफी सारे एन नंबर ऑफ पीपल लगे हुए हैं। लेट्स से मान लेते हैं उस समय के हिसाब से 1000 लोग जो है इस प्रोफेशन को करने में लगे हुए हैं। अब ये 1000 लोग अगर ये धंधा करेंगे या फिर ये बिजनेस करेंगे, तो
अल्टीमेटली कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। प्लस साथ ही साथ अगर 1000 लोग एक ही काम को करने में लगे हुए हैं तो जो आपके कस्टमर है उसके पास में 1000 ऑप्शंस हैं, वो किसी एक से नहीं तो दूसरे से, दूसरे से नहीं तो तीसरे से, ऐसे करते हुए 1000 लोगों के पास जाके वो कोई चीज जो है खरीद सकता है। एक ही चीज के लिए वो 1000 लोगों के पास में जा सकता है। इससे कहीं ना कहीं बिजनेस के ऊपर गलत इंपैक्ट पड़ेगा। अब अगर ये 1000 लोग ये डिसाइड करते हैं कि अपन लोग साथ में मिल जाते हैं और साथ में मिलकर धंधा करेंगे, अब यहां से ये 2-3 चीजें डिसाइड कर सकते हैं। एक तो जो बनाना है वो कितनी मात्रा में बनाना है, किस क्वालिटी का बनाना है, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा, कितने रेट पर बेचना है, ये भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप गए और आपने इन 1000 लोगों के साथ मोल भाव करने की कोशिश करी एंड लोग इन्होंने आपस में कंपटीशन के चलते, कोई बोल रहा है मैं 10 रुपए में दे दूंगा, कोई बोल रहा है कि चलो मैं 9 में दे दूंगा, किसी ने 8.5 में बोल दिया, किसी ने 7 में बोल दिया, करते करते अब लोग जो है कमाने के लिए आपस में कंपटीशन के चलते कीमत कम कर रहे हैं। इससे सबके सब नुकसान में जा रहे हैं। इसकी जगह अब इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि यार कितना सामान बनाना है वो भी हम डिसाइड करेंगे और कितने रेट पर बेचना है वो भी हम डिसाइड करेंगे। इससे यह है कि सामने वाला जो कस्टमर है उसको एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा मोल भाव करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने आपस में अपना कंपटीशन खत्म कर दिया है, तो हम एक दूसरे के खिलाफ एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। अब इस तरीके से अगर आप काम करना शुरू करो तो जो भी प्रोफेशन है इसमें आपकी एक सर्टेन तरीके की मोनोपोली डेवलप हो जाएगी। और ये मोनोपोली डेवलप करने में जो ये पूरा का पूरा आपका 1000 लोगों का समूह जो एक साथ काम में आ गया, इसको बोला जाता था श्रेणी या फिर इसको बोला जाता था गिल्ड्स। तो इस तरीके के गिल्ड्स जो मर्चेंट्स के बनते चले गए, जिन्होंने अलग अलग प्रोफेशंस को कंट्रोल किया। सुनारों का अपना एक अलग गिल्ड बन गया, लोहारों का अपना एक अलग गिल्ड बन गया, जो बुनकर थे या फिर जो जुलाहे थे, जो वीवर्स थे, उनका अपना एक अलग गिल्ड बन गया। ऐसे अलग अलग प्रोफेशन को काम करने वाले लोगों के अपने अलग अलग गिल्ड्स बनते चले गए। और इन्होंने फिर अल्टीमेटली वक्त के साथ में कितना रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, कहां से करना है, किससे करना है, कितने दाम पे करना है, इस चीज को कंट्रोल कर लिया। कितनी मात्रा में किसी चीज को प्रोड्यूस करना है, इसको कंट्रोल कर लिया। अब आप एक बार प्रोडक्शन को कंट्रोल कर लेते हो तो आपकी इच्छा के बेसिस पे समाज में या मार्केट में किसी चीज की या तो मात्रा जो है वो बढ़ेगी या फिर उसकी मात्रा कम होगी। मात्रा अगर बढ़ेगी तो फिर उसके बेसिस पे उसके प्राइस में कमी आएगी, या फिर अगर मात्रा कम होगी तो उसके बेसिस पे उसका प्राइस बढ़ेगा। इन दोनों चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो और इसके बेसिस पे फिर आपने कितना प्रॉफिट कमाना है ये आप डिसाइड कर सकते हो। तीसरा, ये मार्केट, ये जो फिनिश प्रोडक्ट आपका बनकर आएगा मार्केट में, आप उसको लेकर कैसे जाना है, इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, कहां कहां पे और कैसे इसको भेजना है, कितने इलाकों में इसकी डिमांड ज्यादा है, कितने इलाकों में डिमांड कम है, कहां पे डिमांड बढ़ती है, किसी सीजन में घटती है, इन चीजों का हिसाब किताब रखकर वहां पे सप्लाई करना है। इन सारी चीजों के ऊपर आपका जो है अल्टीमेटली कंट्रोल आ गया। तो ये जो 1000 लोगों का एग्जाम्पल अपन लेकर चले थे, अब ये 1000 लोग जो एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन में आकर एक दूसरे का सबका नुकसान कर रहे थे, जब ये सबके सब साथ में आ गए तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट, एक मजबूत व्यापारियों का संगठन तैयार हुआ जो इन सारी चीजों पे कंट्रोल कर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा था। ठीक है जी, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा था और एक पूरा का पूरा जो समाज का एक बड़ा तबका था उसके ऊपर इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा था। ये कहलाए गिल्ड और श्रेणीज। अब ये लोग भी इतना पावरफुल हो गए कि वक्त के साथ में इन्होंने भी अपने दान देना शुरू कर दिए। अपनी गिल्ड या फिर अपनी श्रेणी के बिहाफ पर ये लोग दान देने लगे, अपने इसके बिहाफ पर दक्षिणा वगैरह देने लगे, और इस तरीके से ये भी एक मजबूत प्लेयर के रूप में उभर कर आते हैं। और इन्होंने भी समाज में जो आपका श्रम है या फिर आपका जो प्रोफेशन है उसके बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है उसके होने में एक बड़ी इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनफैक्ट ये राजाओं को सपोर्ट करने में, किसी राजा को कोई राजा कितना पावरफुल है कितना पावरफुल नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन ये इस बात पर डिसाइड होने लगा कि भाई उसको कितने जो आपके गिल्ड्स या कितने श्रेणीज जो है उनका सपोर्ट हासिल है, या कितने गिल्ड या कितने श्रेणी आपके खिलाफ चले गए, उसके बेसिस पे पता चल रहा है कि भाई आप कितने अनपॉपुलर हो। तो इनका कहीं ना कहीं राजाओं की पावर को इन्फ्लुएंस करने तक का जो है इनके पास में क्षमता आ गई थी। ये इनकी इंपॉर्टेंस है, रेलेवेंस एंशिएंट इंडिया में उस टाइम पीरियड में अपने को बताता है या समझाता है। It is likely that craftspersons during this time were using a range of iron tools to meet growing demands of urban elites। और क्योंकि जिस तरीके से आपको अलग अलग तरीके के टूल्स देखने को मिले हैं, जितनी मात्रा में मिले हैं और जितनी वैरायटी में मिले हैं, उससे अपने को यह भी समझ में आता है कि इस टाइम पीरियड पर लोगों की जो इस तरीके की लाइफस्टाइल डेवलप हो गई थी तो उनको कई सारी चीजों की डिमांड रहती थी, कई सारी चीजों की जो है उनकी जिंदगी में जरूरत रहती थी। इन सारी चीजों को बनाने के लिए, इन सारी चीजों के प्रोडक्शन के लिए कई सारे तरीके के फिर अलग अलग रेंज ऑफ टूल्स इस्तेमाल हो रहे थे और बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहे थे। एंड जैसे जैसे फिर ये लाइफस्टाइल डेवलप हो रही थी, लोगों की डिमांड्स, खासतौर पर अर्बन एलिट्स की जो डिमांड थी वो और ज्यादा आपकी बढ़ती चली जा रही थी, और इसके चलते और ज्यादा अलग अलग रेंज ऑफ टूल्स, अलग अलग चीजों का प्रोडक्शन और उनका फिर अकॉर्डिंगली उनका जो सोफिस्टिकेशन है वो भी डेवलप होता चला जा रहा था। ये भी एक इंडिकेशन है एक ग्रोइंग सोसाइटी के बारे में, एक प्रोग्रेसिंग सोसाइटी के बारे में। एक ग्रोइंग सोसाइटी, एक प्रोग्रेसिंग सोसाइटी का ये इंडिकेशन है कि वहां पर कई सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, उनको बनाने के लिए कई सारे मोड्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं, कई सारे टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड
इसके बाद भी लोग जो है उन पे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, और ज्यादा मांग रहे हैं। उसके चलते और ज्यादा नए नए टूल्स बनाए जा रहे हैं, और नए नए टेक्निक्स डेवलप की जा रही हैं, प्रोडक्ट में और ज्यादा जो है सोफिस्टिकेशन डाला जा रहा है। एंड ये भी बात बताता है कि लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो डेवलप होता चला जा रहा था। तो ये सारी चीजें एक्सकवेशन में जो भी सामान अपने को मिला है उसको स्टडी कर समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं। इसी से फिर अब हम लोग स्पेसिफिकली अब हम बात करते हैं ट्रेड के बारे में, कि इस वक्त में ट्रेड कैसे डेवलप हुआ और भारत के समाज के ऊपर उसका किस तरह का इंपैक्ट पड़ा। ये अब हम लोग स्पेसिफिकली इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसका नाम है ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, कि किस तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रेड हो रहा था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बियॉन्ड किस तरह से ट्रेड हो रहा था। ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में देखते हैं। From 6th century before Common Era, land and river routes crisscrossed the subcontinent and extended in all directions. That is Central Asia, East and North Africa, West Asia, Southeast Asia, and China. Rulers often attempted to control these routes. They offered protection for a price. मतलब ये कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब अल्टीमेटली शहरों का विकास हुआ, पहले तो शहरों का उदय हुआ और उसके बाद में फिर उनका जैसे जैसे विकास हुआ और शहर बढ़ते चले गए, वैसे वैसे उसमें रहने वाले लोगों की आबादी भी बढ़ी, और उसी के साथ में उन शहरों में जो ट्रेड होता था, उन शहरों के माध्यम से जो ट्रेड होता था, उसमें भी बढ़ोतरी हमको देखने को मिलती है। अब जैसे जैसे ये ट्रेड बढ़ता चला गया, इसका दायरा फैलता चला गया, तो पहले तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर में ही ये ट्रेड होता रहा होगा, फिर उसके बाद में ये अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके सेंट्रल एशिया, चाइना, मिडिल ईस्ट की तरफ में आगे बढ़ा होगा। अब जैसे जैसे ये व्यापार बढ़ता चला गया, जैसे जैसे ये ट्रेड डेवलप होता चला गया, तो साथ ही साथ उसके एक और चीज डेवलप हुई, और वो थे ट्रेड रूट्स। चाहे जमीनी रास्ते के ट्रेड रूट्स हों, चाहे रिवर के या समुद्री रास्तों के ट्रेड रूट्स थे, वो डेवलप हुए। कैसे, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। सपोज कर लें कि पहल लेट से 2 या 3 महाजनपदों के बीच में आपस में व्यापार होता था। अब इस व्यापार के चलते आदमी एक से दूसरी महाजनपद में जा रहा है, दूसरी महाजनपद से पहली महाजनपद में आ रहा है अपना सामान लेके व्यापार करने के लिए। तो एक पर्टिकुलर रास्ते से हर बार आएगा जाएगा, या फिर जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस डेवलप होगा तो उसको समझ में आएगा कि भाई इस एक जगह से दूसरी जगह जाने तक का सबसे बेस्ट रास्ता ये है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जल्दी पहुंचा भी जा सकता है। बीच में जो सफर करने में अपने को टाइम लगेगा तो रुकने की कुछ व्यवस्था भी है। इस तरीके से एक सर्टेन पाथ जो है वो डेवलप होता है। अब यही जैसे जैसे आपका ट्रेड बढ़ता जाएगा, 2 से 4, 4 से 14, 14 से जो 16 आपकी महाजनपदों के बीच में जब आपस में ट्रेड होने लगा, तो इनके बीच में आपस में एक सर्टेन वेल डिफाइंड पार्ट डेवलप हो गए। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर आपने व्यापार के लिए एक से दूसरे रास्ते जाना है, या फॉर दैट मैटर अगर आपको एक महाजनपद से दूसरी महाजनपद जाना है, तो एक सर्टेन प्री डिफाइंड पाथ आपको पता है। चाहे वो रास्ता जमीन का रास्ता हो, जमीनी रास्ते से आपको जाना हो, चाहे आपको किसी नदी के मार्ग से जाना हो, मगर आपको पता है कि भाई ये पर्टिकुलर रास्ता आपको लेना है। अब इन्हीं रास्तों से आपका ट्रेड होता था। जैसे जैसे फिर ट्रेड बढ़ता चला गया, और चाइना के साथ में फिर आपका ट्रेड होना शुरू हो गया, तिब्बत के साथ में ट्रेड होना शुरू हो गया, मिडिल ईस्ट के साथ में ट्रेड होना शुरू हो गया, सेंट्रल एशिया के साथ में ट्रेड होना शुरू हो गया, तो इन्हीं रास्तों को और ज्यादा फर्दर एक्सटेंड किया गया कि भाई यहां पर आके आपका हिमालय शुरू होता है, यहां से इस दर्रे से अपने को निकलना है, फिर चाइना जाने के लिए ये रास्ता लेना पड़ेगा, सेंट्रल एशिया जाने के लिए ये रास्ता लेना पड़ेगा, मिडिल ईस्ट में और फर्दर जाने के लिए आपको ये रास्ता लेना पड़ेगा। करते 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 इस तरह से एक सर्टेन प्री डिफाइंड पाथ डेवलप हो गया, जमीनी रास्ते का भी, समुद्री रास्ते का भी, और अगर नदियों का भी माध्यम आपने लेना है एक से दूसरी जगह जाने का, उसके लिए। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से हमको ये देखने को मिलता है कि अलग अलग जमीनी रास्ते भी डेवलप होते चले गए, अलग अलग आपके रिवर के रास्ते भी डेवलप होते चले गए, और समुद्री रास्ते भी डेवलप होते चले गए, जिसके चलते इंटरनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सारी महाजनपदों के बीच में कहां से कहां जाना है, कैसे जाना है, कौन सा रास्ता लेना है, वो डिफाइन हो गया। एंड साथ ही साथ बाहर भी, सेंट्रल एशिया में कैसे जाना है, ईस्ट अफ्रीका के तट पे कैसे पहुंचना है, नॉर्थ अफ्रीका तक कैसे पहुंचना है, वेस्ट एशिया में कैसे जाना है, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, जापान तक कैसे पहुंचना है, ये रास्ते भी डेवलप हो गए। अब जैसे जैसे ये रास्ते डेवलप हुए और जैसे जैसे इनके ऊपर ट्रेड भर भर कर होने लगा, बड़ी मात्रा में जब ये ट्रेड होना शुरू हुआ, तो यहां से फिर अब क्योंकि हर एक रास्ता जो है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा किसी ना किसी महाजनपद के से होता हुआ जाता था, तो यहां से इन महाजनपदों के जो रूलर्स थे उनके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना इन रास्तों से जो व्यापार हो रहा है, अगर हम लोग इन रास्तों को कंट्रोल कर सकें, तो क्यों ना हम इन रास्तों को कंट्रोल करें, या फिर अगर हम इन रास्तों को कंट्रोल कर सकते हैं तो क्यों ना फिर हम लोग इससे आने जाने वाला जो व्यापार है इसके ऊपर टोल लगाएं प्रोटेक्शन के बदले में। अगर आप मेरी टेरिटरी से निकल कर जा रहे हो तो कभी भी आपके ऊपर हमला हो सकता है और काफी सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगर मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि भाई मेरे टेरिटरी से अगर आप ये रास्ता लेकर जा रहे हो, चाहे जमीनी रास्ता हो, चाहे समुद्री रास्ता हो, चाहे रिवर का रास्ता हो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप मुझे इतना इतना टोल दीजिए और आप यहां से निश्चिंत होकर जाइए, आप एकदम सेफली जो है मेरी महाजनपद से आप क्रॉस कर जा सकते हैं। तो यहां से फिर दो चीजें होना शुरू हुई, व्यापार बढ़ने लगा और एक सर्टेन रास्तों की मदद से जब व्यापार होने लगा तो जिस रूलर के महाजनपद में या उसके रूलिंग इलाके में उस रास्ते का जो भी हिस्सा आता था, वो लोग एक तो इंश्योर करने लगे कि वो उनके कंट्रोल में रहे, उनसे इसका कंट्रोल छिने नहीं। दूसरा, इन
कई सारे जो अलग आपके ट्रेड रूट्स हैं, तो रूलर्स की कोशिश ये रहती थी कि इनके ऊपर किसी तरीके से अपना कंट्रोल बनाया जाए। यहां से महाजनपदों ने एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करना भी शुरू कर दिया, एक दूसरे के ऊपर अटैक कर कर एक महाजनपद अब कोशिश कर रही थी कि दूसरे का या तो पूरा का पूरा महाजनपद आप कैप्चर कर लो, या उसका कम से कम उतना इलाका अपने कब्जे में आ जाए जिसमें से ये ट्रेड रूट जाता है। वजह क्या है, ट्रेड रूट के ऊपर फिर आप जो है अपना टोल लगाओगे, और इन टोल्स में फिर आप जो भी लोग गुजर रहे हैं उनके ऊपर आप प्रोटेक्शन प्राइस लगा दोगे कि इतना इतना पैसा आप हमें पे करो। एक तो हम तभी आपको इस रास्ते से जाने देंगे, दूसरा अगर आपको सेफली निकलना है तो भी फिर आपको जो है पैसा देना पड़ेगा। इससे हुआ यह कि अब जो आपके अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स थे जो अब एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे और सारी चीजें कर रहे थे, इनकी आमदनी बढ़ गई, इनकी इनकम इंक्रीज हो गई। अब जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़ने लगी, ट्रेड बड़ी मात्रा में हो ही रहा है, तो इससे रेवेन्यू का एक नया माध्यम खुल गया। अब रेवेन्यू जितना ज्यादा बढ़ने लगा तो उसी के साथ साथ फिर आपकी एक तो लोगों की लाइफस्टाइल भी इंप्रूव हुई, प्रजा के ऊपर भी खर्चा किया गया, साथ ही साथ राजाओं की ग्रीड बढ़ने लगी कि यार अगर इस एक ट्रेड रूट या दो ट्रेड रूट को कंट्रोल करके अगर मुझे इतना फायदा हो रहा है तो क्यों ना मैं फिर भारत के सर्टेन इलाके के सारे ट्रेड रूट्स पे कब्जा कर लूं, दूसरे शब्दों में सारी की सारी महाजनपदों के ऊपर कब्जा कर लूं, सबको अपने में मिला लूं। ये ग्रीड बढ़ने के चलते फिर दो चीजें और हुई, ये रेवेन्यू का जो पैसा था इसकी मदद से फिर आर्मी के ऊपर ज्यादा खर्चे किए गए, यहां से फिर सेना जो है इसके ऊपर और ज्यादा खर्चा होने लगा, और ज्यादा युद्ध लड़े जाने लगे, और इसके चलते फिर 10 तरीके की चीजें होने लगी, और काफी सारे फिर चीज आपस में जो है काफी सारी फोर्सेस पावर प्ले में आ गई, काफी सारा फोर्सेस का इंटरप्ले होने लगा। एंड इसके नतीजे में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फिर एक और अलग तरीके का इतिहास देखने को मिलता है, कई सारे राजा, कई सारी किंगडम्स, उनकी आपस में लड़ाई झगड़े, वैमनस्य और सारी चीजें होने लगी। बट अल्टीमेटली इन सारी चीजों के सेंटर में अगर कोई चीज थी तो वो था व्यापार, और व्यापार से होने वाला फायदा, या फिर यूं बोलना चाहिए कि इस पे टोल वगैरह लगा के कमाया जा रहा रेवेन्यू, जिससे काफी ज्यादा जो है संबंधता के ऊपर जो भी अलग अलग किंगडम्स थी उसके ऊपर असर पड़ा, और कहीं ना कहीं यहीं से जो है ये जो ग्रीड डेवलप हुई, इसके चलते बड़े बड़े एम्पायर्स के की आधारशिला रखी गई कि भाई किसी ना किसी की एम्बिशन हुई कि दो महाजनपदों पे कब्जा कर लूं, किसी की हुई कि 4 पे कर लूं, किसी ना किसी की तो एम्बिशन होनी थी कि पूरे के पूरे भारत पे कब्जा कर लूं, किसी की ये भी होनी थी कि भारत की बियॉन्ड कब्जा कर लूं। तो अल्टीमेटली इन पॉलिटिकल एम्बिशंस ने जो यहां से जन्म लेती हैं, इस ट्रेड और ट्रेड की मदद से होने वाले रेवेन्यू और इससे होने वाले फायदे से जन्म लेती हैं, उसी के चलते बड़े बड़े आप यूं कह सकते हैं अंपायर्स बनाने की एम्बिशन की आधारशिला जो है यहां पर रखी गई। चले आगे बढ़ते हैं। Beside land routes, extensive trade was being carried via sea. Seafarers ventures were risky but highly profitable. तो अभी जो जमीनी रास्ते से ट्रेड हो रहा था इससे तो फायदा था ही था, इसके अलावा समुद्री रास्ते से भी काफी बड़ी मात्रा में व्यापार हो रहा था। हालांकि समुद्री मार्ग से, समुद्री रास्ते से व्यापार करना थोड़ा मुश्किल होता था, बट फिर भी, और थोड़ा रिस्की भी होता था, मगर इसमें प्रॉफिट ज्यादा था। इसको समझते हैं। आप देखिए इंडिया में अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक महाजनपद में लेट से आप लोहे का अच्छा काम होता है, लोहे का अच्छा सामान आपको मिलता है, तो वहां से आप खरीद लेते हो। आप सपोज कर लें कि उन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए, तो ऐसा तो है नहीं कि उसके अलावा कोई और लोहे का काम नहीं करता होगा, या भारत में एक पर्टिकुलर जगह के अलावा किसी दूसरी जगह आपको लोहा नहीं मिलता, आप दूसरे अल्टरनेटिव तलाश सकते थे। तो इसके चलते आपके पास में ऑप्शंस होते थे, एक आदमी की मोनोपोली नहीं रहती थी। मगर अगर हम मसालों की बात करें और इंडिया की, और अगर हम यूरोप की बात कर लें, तो इंडिया के मसालों की यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड है। भारत के जो मसाले हैं वो सिर्फ भारत में उगाए जा सकते हैं, वो यूरोप में हो नहीं सकते, मगर उनकी डिमांड भर भर कर जो है यूरोप में हो रही है। तो यहां से अगर कोई आदमी हिम्मत कर व्यापार अपना 2-4 जहाज भर के मसाले अगर वो किसी तरीके से ऐसी जगह पर कहीं पहुंच जाए जहां पे उसे यूरोपियंस मिल जाएं, जैसे कि इजिप्ट में उस वक्त में रोमन एम्पायर का कब्जा था, तो इजिप्ट अगर वो पहुंच जाए, या किसी तरह से अगर वो यूरोप पहुंच जाए, उनके साथ में अगर वो कांटेक्ट में आ जाए, तो उनको फिर वो ये मसाले बहुत ज्यादा हाई दामों पे बेच सकता था, और बदले में वो लोग सोना चांदी जो है बड़ी मात्रा में पे करते। तो इससे अगर यही मसाले वो इंडिया में बेचता, उसको जितना फायदा होना था, पता चला उससे 10 गुना, 12 गुना, 20 गुना फायदा उसको यहाँ पर हो रहा था। मगर इसके लिए जरूरी क्या था, समुद्री रास्ते से व्यापार करना। तो सी फेरर, इसमें एक ये भी चांस था कि आप रास्ते में जो है कई सारी घटनाएं हो सकती हैं, लूटा जा सकता है आपको पायरेट्स के द्वारा, हो सकता है कहीं कोई तूफान आ जाए, आपके जहाज डूब जाए, तो रिस्क बहुत था इसमें। मगर यहां पर जो प्रॉफिट था वो कंपैरेटिवली जमीन के रास्ते जो व्यापार हो रहा था उससे बहुत ज्यादा था, और इसका फायदा उठा के फिर काफी लोग कंपैरेटिवली इन्होंने बहुत जमकर प्रॉफिट कमाया भी है, खूब पैसा उन्होंने बनाया। और इसके चलते कुछ एक्सट्रीमली रिच या फिर एक्सट्रीमली वेल्दी किस्म के जो ट्रेडर्स थे, वो भी, उनकी पूरी की पूरी एक क्लास डेवलप हुई। जैसे आज की तारीख में अंबानी अडानी एक अलग क्लास है, व्यापार दूसरे लोग भी करते हैं, व्यापारी दूसरे भी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी दूसरे हैं, मगर जो अरबपति खरबपति किस्म की जो कैटेगरी थी, उस जमाने में इसका इक्विवेलेंट जो है इस समुद्री रास्ते से व्यापार करने वाले लोगों में से इमर्ज होता हुआ हमको देखने को मिलता है। और समुद्री व्यापार कितने बड़े लेवल पर हो रहा था, ये आपको ये फोटोग्राफ देखकर समझ में आएगा। ये देखिए यहां पे, अब आप ध्यान से देखो, जमीनी रास्ते जो है प्रोमिनेंटली जिनसे इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था, वो बहुत कम है या फिर बहुत लिमिटेड है।
बहुत ज्यादा बड़े बड़े जमीनी रास्ते नहीं है जिनसे ट्रेड हो रहा था। ये लाल कलर के जो रास्ते हैं वो जमीनी रास्ते हैं जिनसे ट्रेड हो रहा था। अब इसी को आप कंपेयर करो कि समुद्री रास्तों से कितना व्यापार हो रहा था। साउथ ईस्ट एशिया में पूरा व्यापार प्रोमिनेंटली जो है वो समुद्री रास्तों से हो रहा है। यहाँ अरब में भी और यूरोप में भी जो ट्रेड हो रहा है वो समुद्री रास्तों से हो रहा है। और जो बात मैंने आपको कही कि मसाले, तो मसाले लेकर आप यहाँ से चले, यहाँ से आप ये रास्ता पकड़कर पहुंचे इजिप्ट, इजिप्ट से फिर आपने समुद्री ये जमीनी रास्ता लिया, यहाँ तक गए, यहाँ से फिर आपने ये समुद्री रास्ता पकड़ा और इस तरह से आप यूरोप वगैरह निकल गए। तो इस पूरे रास्ते पर जमकर जो है मसाले बेचकर आपने खूब प्रॉफिट कमाया। इसी तरह से अगर आप ईस्ट अफ्रीका जाना चाहते हो, ईस्ट अफ्रीका के कोस्ट वगैरह पे आप जाना चाहते हो और कहीं जाना चाहते हो, तो समुद्री रास्ते से कुल मिलाकर बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहा था। रिस्क बहुत ज्यादा थी मगर प्रॉफिट उससे ज्यादा था। तो इस रास्ते से खूब जमकर ट्रेड हुआ है। एंड यहीं से कहीं ना कहीं जो नेवी है या जो जहाज है, शिप बिल्डिंग की पूरी साइंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया, बड़े बड़े और उन्नत जहाज बनाए गए। और यहाँ से एक और बात हुई कि नेवी जो है या फिर जहाज जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंस गेन करते चले गए और ज्यादा रेलेवेंट होते चले गए। एंड वक्त के साथ में एक टाइम ऐसा भी आया कि समुद्री रास्ते से जो व्यापार हो रहा था उसने आउटग्रो कर दिया जमीनी रास्ते से होने वाले व्यापार को, क्योंकि जमीन का रास्ता यह है एक सर्टेन लिमिटेड मात्रा में, एक सर्टेन लिमिटेशन है कि एक सर्टेन इलाकों तक ही आप जा सकते हो। इसके अलावा टाइम भी बहुत लगता है, बाय फुट आप जाओगे या बुलक कार्ट पे जाओगे। उसकी जगह अगर आप समुद्री रास्ते लोगे और अगर आपको विंड्स का नॉलेज हो गया कि किस वक्त में किस वक्त कहाँ पे आपकी विंड्स बह रही है, तो और उसका अगर आपने एडवांटेज उठाना सीख लिया, तो फिर जाहिर सी बात है फिर आप ज्यादा जल्दी जो है जहां पे भी पहुंचना चाहते हो पहुंच सकते हो। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें कि हमको यहाँ पहुंचना है अरेबियन पेनिनसुला में, जमीनी रास्ते से अगर आप जाओगे तो आपको महीनों लग जाएंगे पहुंचने में, मगर इसी की जगह आप जहाज पकड़ा और आपको अगर सही नॉलेज है दिशा का और हवाओं का, तो आप बहुत आसानी से जो है बहुत कम ड्यूरेशन में समुद्री रास्ते से अरेबियन पेनिनसुला पहुंच जाओगे। तो इस अल्टीमेटली पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूं या जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि समुद्री रास्ते से प्रॉफिट बहुत ज्यादा था, जमकर ट्रेड होना शुरू हुआ और एक वक्त पे इसने जमीनी रास्ते के ट्रेड को आउटग्रो कर दिया। कितना ज्यादा? इतना ज्यादा कि जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स थे वो इनॉर्मसली रिच हो गए। उस वक्त के जो अंबानी अडानी हुआ करते थे वो आपको इसी रास्ते, इसी व्यापार के थ्रू निकल कर आए। और अपने को इसके बारे में इसलिए पता है क्योंकि इस तरीके के जो रिच व्यापारी हैं उनके लिए अलग अलग नाम अलग अलग भाषाओं में हमको देखने को मिलते हैं। तमिल में इस तरीके के व्यापारियों को कहा जाता था मसाटू वन, या मसाटू वन शब्द जो है उनके लिए इस्तेमाल होता था, जो वेल्थी आपके जो किस्म के व्यापारी हैं जो समुद्री रास्ते से खूब पैसा कमा रहे हैं। इसी तरह प्राकृत भाषा में दो शब्द इस्तेमाल होते थे, सेठीज और सेठावाह। सेठीज और सेठावाह से आज की तारीख में एक शब्द कॉमनली इस्तेमाल होता है सेठ। सेठ शब्द जो इस्तेमाल होता है आज की तारीख में वो सेठी और सेठावाह इन शब्दों से निकल कर आया जो प्राकृत भाषा में। अब पॉइंट यह है कि अगर अलग अलग भाषाओं में इस तरीके के इनॉर्मसली रिच या वेल्दी मर्चेंट्स के लिए शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसका मतलब उनका कुछ ना कुछ तो रेलेवेंस होगा। भाषा में एक पर्टिकुलर चीज के लिए एक शब्द अगर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि उसका कुछ ना कुछ तो रेलेवेंस है, कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस है। कोई चीज अगर रेलेवेंट नहीं है तो फिर उसके लिए आप एक अलग से शब्द नहीं बनाओगे। आप उसको बड़ा व्यापारी भी बोल सकते हो, व्यापार करने वाले के लिए व्यापारी शब्द है, हर एक भाषा में व्यापारी शब्द का कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट होगा। तो उसके लिए फिर आप एक अलग से उसके लिए आप उसको बड़ा व्यापारी बोल दो, बोलना ही हो तो, मगर उसकी जगह स्पेसिफिकली आप एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। प्राकृत भाषा में सेठी बोल रहे हो, सेठावाह बोल रहे हो, तमिल भाषा में मसाटू वन बोल रहे हो, तो इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है ये व्यापारी बहुत खास थे और इनका एक इन्फ्लुएंस जो था सोसाइटी के ऊपर वो भी बहुत ज्यादा रहा होगा, तभी इनके लिए स्पेसिफिकली इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। चले आगे बढ़ता। अब यहां पर जो व्यापार होता था भारत से दुनिया भर में जो व्यापार हो रहा था, या इंडिया में भी इनलैंड जो ट्रेड होता था, इसमें मेजर जिन गुड्स का इस्तेमाल किया जाता था, मेजर जो गुड्स वगैरह सप्लाई हो रहे थे, बड़ी मात्रा में भारत से जिन चीजों का ट्रेड हो रहा था वो क्या क्या था? सबसे पहले तो सॉल्ट, और सॉल्ट में सिर्फ आपका वो जो कॉमन सॉल्ट आता है वही वाला नहीं, रॉक सॉल्ट काफी मात्रा में सप्लाई हो रहा था। ग्रेन, तो भारत में हमेशा से अनाज तो अच्छी खासी मात्रा में होता ही है, मिट्टी उपजाऊ है, खूब सारी नदियां हैं, तो हम लोग जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा अनाज उगा रहे थे। ये तब भी सच था, ये आज भी सच है। तो ग्रेन काफी मात्रा में सप्लाई होते थे। क्लॉथ, ये इंपॉर्टेंट है। क्लॉथ में दो तरीके के, कॉटन और सिल्क। ये इतनी अच्छी क्वालिटी का होता था कि एक वक्त में ये कहा जाता था कि रोमन साम्राज्य में जितने भी आपके हाई प्रोफाइल या एलीट लोग जो सिल्क के कपड़े पहनते हैं या कॉटन के कपड़े पहनते हैं वो सारे के सारे भारत से इंपोर्ट हो रहे थे, और इसके बदले में भर भर कर जो है रोमन हमको गोल्ड और सिल्वर दिया करते थे। तो यहाँ से खूब कमाई हम लोगों ने करी है कॉटन और सिल्क के कपड़े बेच बेच कर। और ये
ऐसा भी नहीं है कि 2-4 साल की बात हो या 2-4 शताब्दियों की बात हो। अंग्रेजों ने जब तक सिस्टमैटिकली हमारी इस पूरी की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद नहीं किया, तब तक 17वीं-18वीं शताब्दी तक हम लोगों ने कॉटन और टेक्सटाइल बेच-बेच कर खूब पैसा कमाया है। इंडियन इकोनॉमी एक वक्त में दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी थी, चाइना को पछाड़कर, या फिर फर्स्ट और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के बीच में इंडिया चाइना के बीच में हमेशा कंपटीशन रहा है लगभग 1000 सालों तक। इस पूरे टाइम पीरियड में भारत ने जो जमकर पैसा कमाया है, बम्पर जो हमारे को कमाई हुई है, उसमें उसके पीछे हमारा कॉटन और सिल्क का जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है, वो बहुत हद तक या बहुत आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल उसने अदा किया था, बहुत हद तक वो जिम्मेदार था। इसके अलावा अलग अलग तरीके के मेटल ओर्स हो गए, टिम्बर हो गया, टिम्बर में भी खास टिम्बर हो गया, इसके अलावा चंदन की लकड़ी खूब हम लोगों ने जो है सप्लाई करी है। मेडिकल जो प्लांट्स हैं, अलग अलग तरीके की औषधियां जो हैं, ये इसका खूब व्यापार होता था। एंड देन फिर मसालों की बात की जाए, मसाले और मसालों में भी खास तौर पर जो ब्लैक पेपर या काली मिर्ची है, इसको खूब जो है रोमन एम्पायर के साथ में ट्रेड किया गया था। अब वही नाम वाली जो बात है कि कोई चीज जब आपके लिए स्पेशल हो जाती है तो आप उसके लिए स्पेसिफिक एक नाम देते हो। रोमन इतनी मात्रा में काली मिर्ची खरीद रहे थे कि इसके लिए बकायदा संस्कृत भाषा में एक वर्ड हमको देखने को मिलता है, यवन प्रिया। यवनों को बहुत ज्यादा प्रिय है जो चीज, यानी कि जो आपकी काली मिर्ची है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया था, यवन प्रिया। ये भर भर कर आते थे, जहाज भर भर कर जो है काली मिर्च खरीद कर लेकर जाते थे, और जहाज भर के पैसा लाते थे, सोने चांदी चांदी लेकर आते थे, वो बदले में जो है हमको देकर जाते थे। तो काली मसालों का और उसमें भी खास तौर पर रोमन एम्पायर की बात की जाए तो काली मिर्ची का भयंकर जो है व्यापार हुआ। ये भी पूरा का पूरा व्यापार गोल्ड और सिल्वर में हुआ था, तो यहां से भी हमारे लोगों ने खूब पैसा कमाया, और इन लोगों ने बदले में रोमन्स को इतनी काली मिर्ची बेची है कि हम लोगों ने फिर संस्कृत भाषा में बकायदा काली मिर्ची के लिए एक स्पेसिफिक या एक स्पेशल शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दिया या डाल दिया, जिसका नाम था यवन प्रिया। टेक्सटाइल एंड मेडिकल प्लांट्स वे ट्रांसपोर्टेड ऑल अक्रॉस अरेबियन सी टू मेडिटेरेनियन। तो ये जो पूरा अरेबियन सी से और मेडिटेरेनियन सी से पूरे इलाके में टेक्सटाइल्स का भी व्यापार खूब हुआ है, औषधियां भी खूब बेची गई हैं, मसाले भी खूब बेचे गए हैं, और भर भर कर यहां से पैसा कमाया गया। आप में से काफी लोगों ने सुना भी होगा कि भारत को पहले या फिर एंशिएंट टाइम पीरियड में सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसलिए नहीं कहा जाता था कि भारत में कोई सोने की नदियां बह रही थी या सारी चीजें, इसलिए कहा जाता था कि ये जो बम्पर ट्रेड हो रहा था, इस पूरे ट्रेड को दुनिया में करने के बदले में हमको दुनिया भर से गोल्ड मिलता था, या दुनिया भर से सिल्वर मिलता था, या दूसरी प्रेशियस चीजें मिलती थी। अब ये गोल्ड और सिल्वर इतनी मात्रा में भारत में आ रहा था कि इसने हमारी इकोनॉमी को ना सिर्फ सुधार दिया, हमारे लोगों की का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था उसको इंप्रूव कर दिया, समाज की स्थिति को बहुत ज्यादा सुधार दिया। इसलिए इसके चलते हमको सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि दुनिया में कहीं पर भी सोना निकाला जाता हो, अल्टीमेटली वो घूम फिरकर भारत की मार्केट में पहुंच जाता था, भारत में पहुंच जाता था। बदले में हम लोग ज्यादा सामान खरीदते नहीं थे दुनिया भर से, तो हमको अपनी तरफ से ज्यादा सोना चांदी किसी को देना नहीं पड़ता था। तो सामान खूब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बदले में खूब सोना चांदी आ रहा है, बाहर से ज्यादा कुछ मंगा नहीं रहे, तो बहुत ज्यादा अपनी तरफ से पैसा या प्रेशियस मेटल हमको देना नहीं पड़ रहा है। नतीजा एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, और इस एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का समाज के ऊपर, राजाओं के ऊपर एक प्रॉस्पेरस असर पड़ा, एक सकारात्मक असर पड़ा, एंड भारत को सोने की चिड़िया इस टाइम पीरियड में कहा गया। चले आगे बढ़ते हैं। चलें अब बात करते हैं कॉइन्स एंड किंग्स के बारे में। इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि भारत में कॉइनेज किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ, सिक्के किस तरह से चलना शुरू हुए, या फिर यूं बोलना चाहिए कि मुद्रा किस तरह से इंट्रोड्यूस हुई, एंड इसने फिर ट्रेड को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया या इम्पैक्ट किया। आगे चलकर फिर ये सिक्कों की मदद से हम लोग किस तरह से उस टाइम पीरियड के एंशिएंट इंडिया के कई सारे राजाओं के बारे में पता कर सकते हैं, उनके एम्पायर के बारे में पता कर सकते हैं, किस तरह से वो अपने शासन को चला रहे थे, समाज में उस वक्त में किस तरीके की सर्कमस्टांसेस थी, इन सिक्कों की मदद से हम लोग उसको कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो भी हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। तो शुरू करते हैं सर। Trade was further facilitated by introduction of coinage. Punched mark coins 6th century before Common Era made of silver and copper were the earliest to be minted and used. तो एक तो हम लोगों ने इसके पहले वाले टॉपिक में देखा कि भारत में बड़ी मात्रा में व्यापार हो रहा था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग महाजनपदों के बीच में आपस में भी काफी ज्यादा व्यापार चल रहा था, साथ ही साथ सेंट्रल एशिया के साथ, चाइना के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ, अफ्रीका के साथ में भी हमारे व्यापारिक संबंध बन गए थे, और काफी बड़ी मात्रा में हम लोग इनसे ट्रेड कर रहे थे। एक एडवांटेज जो हमारे फेवर में था वो ये था कि हम ज्यादा सामान इन लोगों से खरीदते नहीं थे, और काफी बड़ी मात्रा में सामान एक्सपोर्ट करते थे। बदले में हमको काफी सारा सामान ये लोग अपना देकर जाते थे, साथ ही साथ हमारे पास में सोना और चांदी भी जो है बदले में आता था। मगर ये सारी की सारी चीज या ये जो सारा का सारा व्यापार हो रहा था, ये बार्टर सिस्टम के तहत में हो रहा था। हमने भी देखा कि ये सारा जो सामान है प्रोमिनेंटली हम लोग एक्सपोर्ट किया करते थे, और इसके बदले में हमको काफी पैसा या कमाने को मिलता था, इस सेंस में कि हमें सोना चांदी काफी मिल जाता था इन सामानों के बदले में, या फिर हम लोग एक्सचेंज में अगर हमें उनसे कोई सामान चाहिए होता तो हम लोग ले लेते थे। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है बार्टर सिस्टम
कहलाता है, ये पूरा जो व्यापार का तरीका है, एक चीज दे दो उसके बदले में दूसरी ले लो, ये बार्टर सिस्टम कहा जाता है। अब ये जो सिस्टम है एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही अपने काम आता है, उसके आगे वो अपने काम नहीं आता। बार्टर सिस्टम तब तक काम करता है जब तक एक सिद्धांत या फिर एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जिसे बोला जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स मतलब ये कि अगर दो लोग हैं और उनके पास में वो चीजें हैं जो एक दूसरे को चाहिए और वो उसका एक्सचेंज करने को तैयार हैं, तब बार्टर सिस्टम के तहत में ट्रेड हो सकता है और इसे कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। जैसे कि अगर लेट से आपके पास में टमाटर है और मेरे पास में गेहूं, अब आपको गेहूं चाहिए, मुझे टमाटर चाहिए, हमने आपस में तय किया कि वजन के हिसाब से जितना मैं गेहूं आपको दूंगा उतना ही आप मुझे टमाटर दे दो, या फिर मैं आपको एक तसला भर के गेहूं दूंगा, बदले में आप 1 किलो या 2 किलो मुझे टमाटर दे दीजिए। तो हमारी जो की जरूरतें मैच करती हैं, जो मेरे पास है वो आपको चाहिए, जो आपके पास है वो मुझे चाहिए, और हमारे बीच में फिर एक एग्रीमेंट या फिर एक अंडरस्टैंडिंग हो गई, हमने सामान एक्सचेंज कर लिया। तो इस तरह से जो व्यापार या ट्रेड हुआ इसे कहा जाता है बार्टर सिस्टम का ट्रेड, और ये इसलिए हो गया क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स जो है वो मैच कर गया। तो जब तक आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड मैच कर रहा है तब तक तो कहानी ठीक है, चलती रहेगी। मगर सपोज कर लें कि आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं बन रहा, मेरे पास गेहूं है मगर आपको चावल चाहिए, आपके पास टमाटर है बट मुझे आम चाहिए, ऐसे वक्त में अब हमारी क्योंकि जरूरतें मैच नहीं कर रही हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं बन रहा, तो बार्टर के तहत में ट्रेड नहीं हो सकता। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब इससे निकलने के लिए फिर क्या किया जाए? तो जैसा कि होता है कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो आदमी उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेता है। इसका सोल्यूशन निकाला गया मनी सिस्टम की मदद से या फिर कॉइनेज को इंट्रोड्यूस करके। अब ऐसा भी नहीं था कि जब बार्टर से ट्रेड हो रहा था तब भारत में सिक्के चलते ही नहीं थे, मगर ये ज्यादा फेमस तरीका हुआ करता था। सिक्के भी चल रहे थे, 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास में सिक्के इंट्रोड्यूस हो गए थे, बट फिर भी ये सिस्टम जो है ज्यादा फेमस था, या ज्यादा आप कह सकते हैं उस वक्त यूज में था, या ज्यादा प्रचलित सिस्टम हुआ करता था। बट जैसे जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की कंडीशन पूरी नहीं होने मतलब नहीं हो रही है, या फिर ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स मीट नहीं हो रहा है, तो बार्टर सिस्टम से ट्रेड हो नहीं पाएगा। ऐसे वक्त में फिर सिक्के जो है इंपॉर्टेंस गेन करते चले गए, रेलेवेंस गेन करते चले गए और प्रोमिनेंट होते चले गए। या यूं बोलना चाहिए कि आपका जो मनी सिस्टम है वो बार्टर सिस्टम के ऊपर रिलेवेंट होता चला गया, उसके ऊपर एक प्रोमिनेंस हासिल करता चला गया और वक्त के साथ में ज्यादा फेमस सिस्टम बनकर निकल कर आया। कैसे, वो हम लोग देखते हैं। तो जैसे जैसे अब लोगों को समझ में आया कि आपको दूसरे सिस्टम की जरूरत है, बार्टर सिस्टम से काम नहीं बनेगा, तो लोगों ने सिक्कों में ज्यादा जो है ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिया कि मुझे जो भी चीज चाहिए है मैं आपसे खरीद लेता हूं, आप एक सर्टेन अमाउंट में, मेरे पास कॉइन्स हैं, वो कॉइन्स आप मेरे से ले लो और मुझे जो भी चीज चाहिए वो मैं आप मुझे दे दो, और अब आपके पास में सिक्के आ गए, उन सिक्कों की मदद से आपको फिर जो चीज चाहिए किसी और से जाके खरीद लो। तो इस तरह से सिक्कों ने आपके बीच में सिक्के जब एक बार आपने इंट्रोड्यूस कर दिए, मनी सिस्टम आपने जब एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया, इसके चलते डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की जरूरत खत्म हो गई और व्यापार करना सुलभ हो गया। भले ही मेरे पास अब वो चीज नहीं है जो आपको चाहिए, आपके पास वो चीज नहीं है जो मुझे चाहिए, फिर भी हम आपस में व्यापार कर सकते हैं क्योंकि कॉइन्स वगैरह इंट्रोड्यूस हो गए। तो 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास तक कॉइनेज इंट्रोड्यूस हो गया था, मगर जैसे जैसे ये फेमस होता चला गया वैसे वैसे ट्रेड में और ज्यादा फैसिलिटेशन आपको देखने को मिलना शुरू हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो सबसे पहले सिक्के भारत में हमको देखने को मिलते हैं वो या तो चांदी के हुआ करते थे या कॉपर के हुआ करते थे, और इनको कहा जाता था पंच्ड मार्क कॉइन। ये याद रखिएगा, 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास में सिक्के भारत में प्रचलन में आए थे, इंट्रोड्यूस हुए थे। सबसे पहले सिक्के जो इंडिया में चले, भारतीय उपमहाद्वीप में हमको देखने को मिलते हैं, इन्हें कहा जाता है पंच मार्क कॉइन्स, और ये या तो सिल्वर के होते थे या कॉपर के होते थे, इंपॉर्टेंट है, गोल्ड के नहीं होते थे। एक बार कहीं पे क्वेश्चन आया था कि ट्रू और फॉल्स में आपको बताना था पंच मार्क कॉइन्स सोने के होते थे या नहीं होते थे, जवाब है नहीं होते थे। 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में सोने के सिक्के भारत में नहीं चले, सिल्वर के चले थे, कॉपर के चले थे, और इनको पंच मार्क कॉइन कहा जाता था। इनकी खासियत ये होती थी कि जो भी आपका एक स्पेसिफिक डायनेस्टी है जिसका वो अपने पंच मार्क कॉइन्स निकाला करती थी, इसके ऊपर इस पर्टिकुलर डायनेस्टी का कोई ना कोई निशान बना होता था और इन सिक्कों की मदद से फिर उसकी जो भी महाजनपद है उसमें व्यापार किया जाता था। सिंबल्स ऑफ स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज इंक्लूडिंग मौर्यास ऑन दीज कॉइन्स सजेस्ट दे वर इशूड बाय द किंग्स। तो जाहिर सी बात है, अब क्योंकि एक पर्टिकुलर महाजनपद में एक सर्टेन तरीके के पंच मार्क कॉइन्स चल रहे हैं, तो इन सिक्कों को वहां पे चलाया जा रहा है वहां के राजा के द्वारा। जैसे मौर्य हो गए तो उन्होंने अपने मगध का या फिर उनका जो अंपायर था उसमें अपने पंच मार्क कॉइन्स चला दिए, क्योंकि राजा के द्वारा चलाई गई मुद्रा है तो इसके ऊपर सबका विश्वास है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी जो आपकी महाजनपद थी उसमें उनका जो भी राजा होगा उसने अपने पंच मार्क कॉइन्स चला दिए, तो उसके चलते फिर वहां पर व्यापार वगैरह हो रहा है। अब अपने को आज इसलिए पता है क्योंकि मौर्यंस का जो आपका राजसी निशान होता था, सिंबल होता था, सील होती थी, वो अपने को
को पता है, और वही सिंबल या उसी सील वाले अपने पास में ये इस तरीके के 5 मार्क कॉइन्स अपने को मिल गए। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि भाई ये मौर्यंस के चलाए हुए सिक्के थे। इसी तरह दूसरी जो आपकी महाजनपदें थी, उनके जो राजा थे, उनके भी अपने को निशान या सील्स के बारे में पता चला, सिंबल्स के बारे में पता चला, उसी सिंबल या उसी सील के निशान के साथ में आपको सिक्के मिल गए। तो इससे अपने को ये पता चला कि उस राजा के चलाए हुए सिक्के हैं, और क्योंकि अपने को फिर एक अंदाजा भी लग जाता है कि इतने इतने इलाके में राज किया करता था, और उसी रीजन में आपको फिर उस तरीके के सिक्के मिल रहे हैं। तो इससे क्लियर होता चला गया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में जो सबसे पहले भारत में सिक्के चले, जिनको पंचमार्क कॉइन बोला गया, जो चांदी के या कॉपर के हुआ करते थे, सबसे पहले इनको जिन्होंने चलाया था वो उन क्षेत्रों में राज करने वाले राजा हुआ करते थे। अब वक्त के साथ में फिर धीरे 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 जब मर्चेंट्स पावरफुल होने लगे, या फिर जब उनकी श्रेणी या फिर गिल्ड्स बनने लगी, और जब इनका भी जो है एक वर्चस्व आ गया, और इतने ये पावरफुल हो गए, इतने ये मजबूत हो गए कि ये राजाओं को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, तब इस तरीके के मर्चेंट्स ने, बैंकर्स ने, एक पर्टिकुलर टाउन में रहने वाले लोगों ने अपने खुद के सिक्के चालू कर दिए। एक सर्टेन क्षेत्र में वो जो है उनका फिर प्रचलन बढ़ गया, और उसकी मदद से भी ट्रेड होने लगा। जैसे कि अगर श्रेणी की बात की जाए, मर्चेंट्स ने या बैंकर्स ने अपनी श्रेणी बना ली, तो इनके सिक्के जो है पूरे क्षेत्र में चल रहे हैं जहां पे इनका व्यापार होता है। एक पर्टिकुलर कोई टाउन है, उसमें खूब व्यापार होता है, तो वहां के लोगों ने अपने अपने टाउन के क्षेत्र के लिए जो है, अपने अपने शहर के लिए उन्होंने सर्टेन तरीके के सिक्के चला दिए। और जैसे आज की तारीख में मनी एक्सचेंज होता है कि पैसे के बदले डॉलर या डॉलर के बदले पैसे मिलते हैं, उसी तरह आप राजा का इशू किया हुआ पंचमार्क कॉइन लेकर आओ, उस पर्टिकुलर शहर में जितने आप राजा के इशू किए हुए पंचमार्क कॉइन लाओगे, उसके एवज में आपको एक सर्टेन अमाउंट में उस शहर में चलने वाले सिक्के मिलेंगे, और उसकी मदद से फिर आप ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से राजा के का जो आपका कॉइन था, उसी की मदद से आप मर्चेंट्स के या बैंकर्स के जो सिक्के थे उसके साथ में भी एक्सचेंज कर सकते थे और व्यापार कर सकते थे। तो पॉइंट यह है कि सिक्के इंट्रोड्यूस हुए 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास पंचमार्क कॉइन के रूप में। पहले सबसे पहले राजाओं ने इशू किया, और उसके साथ में धीरे धीरे फिर इसमें और भी प्लेयर आते चले गए। जैसे जैसे सिक्के ज्यादा हुए, ज्यादा इनका सर्कुलेशन बढ़ा, ऑब्वियस सी बात थी ट्रेड और ज्यादा बढ़ गया, ट्रेड एक तरीके से आप कह सकते हैं स्वेल कर गया, और इससे और ज्यादा जो है आपको व्यापार बढ़ने के चलते भारत में और ज्यादा प्रोस्पेरिटी आती हुई दिखी। अब ये जो सिक्के थे, इनको पंचमार्क कॉइन इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका जो शेप था वो बड़ा सिंपल था, एक स्क्वायर के रूप में, या फिर एक इस तरीके के रेक्टेंगल के रूप में, या फिर एक सर्कल के, एक सर्कल जो भी परफेक्ट एक सर्कल जैसा नहीं दिखता है, इस तरीके से आप मेटल के टुकड़े काटते थे। ये मेटल के टुकड़े या तो सिल्वर के हो सकते थे या फिर एक कॉपर के हो सकते थे। अब इसके ऊपर जो है आप जो भी आपके राजा का सिंबल था उसको पंच कर दिया करते थे। एक कोई सिंबल आपने इसके ऊपर पंच कर दिया, तो ये क्योंकि सिंबल आपने इसके ऊपर पंच किया था, इसलिए इसके चलते इसको पंच मार्क कॉइन्स कहा जाता था। एंड इससे ये भी क्लियर हो जाता था कि राजा का इशू किया हुआ सिक्का है तो उसको लेने से कोई मना कर नहीं सकता। फोटोग्राफ देखिए, अब ये फोटो जो है इसमें ये चांदी के सिक्के हैं, इसके ऊपर अब राजा ने अपना जो भी सिंबल है उसको पंच करवा दिया, कोई पर्टिकुलर डाई के ऊपर वो अपना निशान बनाया होगा, ये छोटे छोटे मेटल के टुकड़े काटे, इसके ऊपर वो डाई रखी और खट्टे से उसके ऊपर मार दिया। अब इस तरीके से पंच कर करके ऐसे सिक्के बनाए गए, इनको मुद्रा के रूप में चलाया गया। तो भारतवर्ष में चलने वाली पहली मुद्रा या पहले सिक्के इस तरीके के पंच मार्क कॉइन्स हुआ करते थे, देखें ना। और देखिए इस पर, देखिए ये एक अलग एक कॉमन सिंबल जो है इन सारे सिक्कों पे आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी ने इन सिक्कों को इशू किया होगा। इसी तरीके से इस पर ये जो पैटर्न है, ये एक सेम पैटर्न है, बस वो अलग अलग तरीके से पंच किया गया है, तो ये किसी दूसरे राजा के द्वारा इशू किए गए होंगे। तो इस तरीके के पंच मार्क कॉइन्स अपने को काफी देखने को मिले हैं, और इनका इस्तेमाल कर काफी ज्यादा जो है व्यापार होता था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज की तारीख में अपने दिमाग में ये बैठा हुआ है कि सिक्का मतलब गोल शेप होता है। मजे की बात यह, सबसे शुरुआती जो एकदम अर्लीस्ट कॉइन थे वो गोल नहीं थे, वो स्क्वायर थे। यानी कि ये समझ में आता है कि ये शेप बनाना स्क्वायर या फिर ऑलमोस्ट परफेक्ट स्क्वायर या रेक्टेंगल, ये शेप बनाना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान था, बजाय अगर हम लोग ये इस तरीके के गोल सिक्कों की बात करें। सिक्के ऐसे भी मिले हैं नो डाउट, बट अगर हम स्क्वायर शेप की बात करें या सर्कल की बात करें, तो सर्कल की अपेक्षा आपको इस तरीके के सिक्के ज्यादा देखने को मिले हैं। इस तरीके के शेप में सिक्के उतनी मात्रा में नहीं है। First coins to bear names and images of rulers were issued by Indo-Greek rulers who ruled over northwest part of subcontinent in 2nd century before common era। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में सिक्के इंट्रोड्यूस हुए। 6ठी शताब्दी से आपका 5वीं निकली, 5वीं से 4थी, 4थी से तीसरी, तीसरी से करते करते हम लोग आते हैं 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा। लगभग 400 साल हो गए हैं भारत में सिक्के इंट्रोड्यूस हुए, और इन 400 सालों में सिक्के जो है ओवरऑल बार्टर सिस्टम को ओवरकम कर चुके हैं। ये अब बार्टर सिस्टम की जगह सिक्कों में व्यापार हो रहा है। मगर इस टाइम पीरियड तक भी पंच मार्क कॉइन्स जो है वही इस्तेमाल में थे, जिसमें आपको राजा का चेहरा या शक्ल या नाम वगैरह देखने को नहीं मिलता था। राजा का एक सिंबल होता था, और वो सिंबल जो है पंच कर दिया जाता था एक मेटल के टुकड़े के ऊपर, जो या तो सिल्वर होता था या फिर कॉपर होता था, और उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। अब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते एक और इसमें
कॉइनेज के सिस्टम में बदलाव होता है। आपको पहली बार ऐसे सिक्के देखने को मिलते हैं जिसके ऊपर वो राजा जिसने इसको इशू किया है उसका चेहरा बना हुआ है और उसका नाम लिखा हुआ है। अब ये इसके पहले अब तक नहीं हुआ था। सेकंड सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में इंडो ग्रीक रूलर्स जो भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के ऊपर रूल किया करते थे वो ऐसे सिक्के चलाते हैं जिसके ऊपर राजा का चेहरा बना हुआ है और उसका नाम लिखा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वो पहले सिक्के जिसके ऊपर रूलर्स की इमेजेस बनी हुई थी और उनके नाम लिखे हुए थे वो इंडो ग्रीक्स के द्वारा सेकंड सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में चलाए गए। इंडो ग्रीक्स कौन थे मैं भी आपको बताऊंगा, मगर ये कहां रूल किया करते थे? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के ऊपर। ये देखिए, ये जो इलाका देखने को मिल रहा है इस पूरे इलाके पे सेकंड सेंचुरी और फर्स्ट सेंचुरी के टाइम पीरियड में इंडो ग्रीक्स का रूल हुआ करता था। अब ये इंडो ग्रीक कौन थे? हम सब लोगों ने अलेक्जेंडर की कहानी सुनी है। अलेक्जेंडर ने भारत में हमला किया था और उसके बाद में फिर वो लौट गया था और सारी चीजें। तो अलेक्जेंडर जब वापस लौट कर गया था पोरस के साथ में लड़ाई होने के बाद में, झेलम रिवर से जब वो वापस लौटा था, तो उसके बाद में उसका जितना अंपायर था, झेलम के पहले का जितना इलाका उसने जीता था, उसने अपने अलग अलग कमांडर्स को बांट दिया। या अलग अलग कमांडर्स को जिम्मेदारी देकर गया था कि इतने इलाके की को तुम देखोगे, इतने इलाके को तुम देखोगे, इस तरीके से। अब अलेक्जेंडर तो अपना वापस लौट गया, मगर ये लोग जो फिर यहाँ पे रह गए थे, इन लोगों ने इन इलाकों पे रूल करना शुरू कर दिया। अलेक्जेंडर की मौत के बाद में सबने अपने अपने खुद के जो है एम्पायर डिक्लेयर कर दिया, आपस में लड़ाई वगैरह करी और एक उनमें फिर अल्टीमेटली जो जीता उसने फिर एक बड़ा इलाका जो है अपने कब्जे में लेकर आ गया। तो ये जो रूलर्स कहलाए ये सारे के सारे इंडो ग्रीक कहलाए, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोमिनेंटली कौन थे? ये थे वो सारे ग्रीक या मैसिडोनियन जो अलेक्जेंडर की फौज में उसके साथ में लड़ने के लिए यहाँ पर आए। मगर अलेक्जेंडर के जाने के बाद में वो यहीं के होके रह गए, वो यहाँ से गए नहीं। और उसके बाद फिर जब उसकी मौत हुई और अंपायर टूटा उसका, तो उन्होंने इतना इतना इलाका जो इनके पास आया था वो और उसके अलावा और भी इलाका कब्जा करके अपना खुद का अंपायर बना लिया या अपने खुद की किंगडम्स डेवलप कर ली। तो ये सारे के सारे जो रूलर्स थे वो कहलाए इंडो ग्रीक्स, जो यानी कि प्रोमिनेंटली ग्रीक थे या ग्रीक लोगों के बच्चे थे जो यहाँ पे पैदा हुए थे मगर यहीं के होके रह गए, उनके लिए अपन ने इंडो ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया। तो वो सारा जो इंडो ग्रीक्स थे वो इस इलाके में रूल किया करते थे और इस इलाके में सेकंड सेंचुरी से फर्स्ट सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के बीच में आपको पहली बार ऐसे सिक्के देखने को मिले जिसके ऊपर रूलर का फेस और नाम, ये दो चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये अपने को याद रखना है। देखिए फोटोग्राफ, यहाँ पे अभी रूलर है, इसका चेहरा भी इसके ऊपर बना हुआ है और ग्रीक भाषा में इसका नाम भी लिखा हुआ है। कुछ अक्षर आपको समझ में भी आ रहे होंगे क्योंकि ग्रीक भाषा लिखने के लिए भी रोमन लिपि का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे यहाँ पर ये वाई जो है वो क्लियर समझ में आ रहा है, ओ अपने को अलग समझ में आ रहा है, एन समझ में आ रहा है, आई समझ में आ रहा है। इस तरीके से कई सारे अक्षर आपको समझ में आएंगे। तो एक तरफ राजा का चेहरा बना हुआ है, दूसरी तरफ राजा की पूरे एक उसका पूरा का पूरा जो है बॉडी बना के बताई गई है और उसका नाम वगैरह जो है इस तरह से लिखा गया है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि सिक्का अभी तक अपना आकार चेंज कर चुका है। जो स्क्वायर शेप अपने को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उतनी मात्रा में देखने को नहीं मिल रहा था, अब वो यहाँ पर जो है प्रोमिनेंटली ज्यादा देखने को मिल रहा है। ज्यादा जो है अब आपको यहाँ पे जो स्क्वायर शेप के सिक्के हैं अब यहाँ से ज्यादा कॉमन हो गए हैं बजाय सर्कल शेप के जो सिक्के हैं वो ज्यादा कॉमन हो गए हैं बजाय स्क्वायर शेप के। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आप कह सकते हैं यहाँ पे हो रहा है। और देखिए, तो ये राजा का चेहरा और उसके ऊपर साथ में उसे यहाँ पे शिकार खेलते हुए दिखा दिया और उसका चारों तरफ जो है उसमें उसका नाम लिखा हुआ है कि कौन सा राजा ने इसको इशू किया है। इस तरीके से काफी सारे आपके इंडो ग्रीक रूलर्स ने अपने अलग अलग सिक्के यहाँ पे चलाए थे और इन सिक्कों को देखकर फिर इन इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में भी अपने को पता चलता है, किस तरीके के कपड़े पहना करते थे, कैसे ये दिखा करते थे, किस तरीके का उस वक्त में जो है पूरा आपका हिसाब किताब था, ये अपने को पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि रोमन लिपि जो है भारत में कितनी पुरानी है, कितने वक्त से जो है इस्तेमाल हो रही है, इसके अलग अलग हिस्सों में प्रचलन में रही है। देखिए, इंडो ग्रीक रूलर्स के जो ये सिक्के चलाए गए थे, इनको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो सिर्फ इसमें एक यही बात नहीं है कि इसके ऊपर रूलर्स का चेहरा बना हुआ है या उनका नाम लिखा हुआ है। एक इंटरेस्टिंग बात नोट करिए कि ये सारे के सारे जो सिक्के हैं वो सर्कल के शेप में है। इसके पहले जब हम लोगों ने पंच मार्क कॉइन्स देखे थे तो इनमें एक कॉमन बात जो दिख रही है वो यह है कि ये सारे के सारे स्क्वायर शेप के हैं या तो रेक्टेंगल के शेप में है या फिर ऑलमोस्ट स्क्वायर के शेप में। ऐसा नहीं है कि सर्कल के रूप में हमको सिक्के नहीं मिले, मगर सर्कल के शेप में बहुत कम सिक्के देखने को मिलते हैं। तो ज्यादा कॉमन शेप या साइज है वो आपके स्क्वायर का है। मगर सेकंड सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा आते आते यानी कि जब कॉइनेज इंट्रोड्यूस हुए भारत में लगभग 400 साल हो चुके हैं, इस बीच में एक इंटरेस्टिंग फीचर निकल कर आता है कि सिक्कों का जो शेप है भाई वो सर्कुलर रखा जाएगा। इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। अब ध्यान से देखिए, पहले वाले सिक्कों में आपको फिर भी एक आध सर्कुलर शेप का सिक्का मिल गया था और बाकी सारे रेक्टेंगल के थे, मगर इस टाइम पीरियड तक आते आते सारे के सारे सिक्के जो हैं वो रेक्टेंगुलर हो गए हैं। सारे यहाँ पर आते आते सारे के सारे सिक्के सर्कुलर हो गए, रेक्टेंगल शेप में या फिर स्क्वायर के शेप में आपको एक भी सिक्का देखने को नहीं मिल रहा। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो यहाँ पर निकल कर आता है, सिक्के बनाने के लिए अभी भी जो मेटल इस्तेमाल हो रहा है या तो वो सिल्वर है या फिर वो कॉपर है।
इस टाइम पीरियड तक भी जो प्रोमिनेंट मेटल जिसका इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है या तो सिल्वर है या फिर कॉपर है। जैसा कि ये कॉपर का सिक्का है, ये सिल्वर का बना हुआ है। तो इससे अपने को ये समझ में आता है सिल्वर और कॉपर का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में हो रहा था। सिल्वर और कॉपर का इस्तेमाल क्यों हो रहा था? इसका जवाब यह है कि सिल्वर और कॉपर ना तो बहुत ज्यादा ही महंगे हैं, डिस्प्रोपोर्शनेटली इतने ज्यादा महंगे भी नहीं कि सिर्फ कुछ ही लोग अफोर्ड कर पाए, और इतने सस्ते भी नहीं है कि कोई भी इसको अफोर्ड कर पाए। दूसरी चीज ये कि ये पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। इनकी मात्रा ना तो बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, तो इनका इस्तेमाल हम सिक्कों के रूप में कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्योंकि सिक्कों की जो वैल्यू थी वो बेसिकली उनके वजन के हिसाब से होती थी, तो ऐसा मेटल जिसकी एक सर्टेन वैल्यू भी है वजन के बेसिस पर, जो बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल भी नहीं है, बहुत कम मात्रा में भी नहीं है, इतनी मात्रा में है कि उसके सिक्के चलाए जा सकते हैं और वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसके अपने वजन के चलते उसका मूल्य जो है उसके बेसिस पर उसका इस्तेमाल भी हो सकता है। इसके चलते सिल्वर और कॉपर जो है वो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं फेमस मेटल्स हुआ करते थे जिसके सिक्के छापे जा रहे थे। बट यहां से अल्टीमेटली एक सवाल उठेगा कि भारत में फिर सोने के सिक्के कब से चलना शुरू हुए, सोने के सिक्के कब प्रचलन में आए? तो अगला जो इस सवाल का जवाब है वो अब अगला जो चीज है हम लोग इसी के बारे में देखेंगे कि भारत में सोने के सिक्के फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा में कुषाणों के द्वारा चलाए गए थे। कुषाण्स वेर द फर्स्ट रूलर इन इंडिया जिन्होंने भारत में गोल्ड कॉइन्स या फिर सोने के सिक्के इंट्रोड्यूस किए थे। एक इंटरेस्टिंग बात जो निकल कर आती है, कुषाणों ने जब भारत में सोने के सिक्के चलाए या भारत में कुषाणों ने सोने के सिक्के जो इंट्रोड्यूस किए, वो उस टाइम पीरियड पे उनके जो समकालीन दूसरे अंपायर्स थे जहां पे सोने के सिक्के चल रहे थे उनसे एग्जैक्टली मैच करते हैं, एग्जैक्टली शेप और साइज में, वेट में जो है वो उनके एग्जैक्टली वो जो है मैच करते हैं। इस टाइम पीरियड पे कुषाणों के जो समकालीन हुआ करते थे, एक तो थे रोमन एम्परर्स और दूसरे थे ईरान के पार्थियंस। इन लोगों के टाइम पे भी इनके अपने अपने अंपायर्स में गोल्ड कॉइन्स चल रहे थे। कुषाणों ने जो अपने देश में या फिर अपने अंपायर में जो सोने के सिक्के चलाए हैं वो इन रोमन एम्पायर के सोने के सिक्कों से या फिर इन पार्थियन एम्पायर के सोने के सिक्कों से वेट में, शेप में आइडेंटिकल है या फिर मैच करते हैं। इससे अपने को एक बात समझ में आती है कि शायद इन अंपायर्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई क्योंकि आपस में ट्रेड करना है और ट्रेड करने के लिए फिर आपको ऑब्वियस सी बात है मुद्रा की जरूरत पड़ेगी। गोल्ड क्योंकि एक एक्सेप्टेबल धातु है, इसका अपना एक वैल्यू भी है, तो इसके हम लोग अगर सिक्के बनाकर चलाते हैं तो एग्जैक्टली एक जैसे चलाओ। इससे होगा यह कि अगर रोमन एम्परर का सिक्का है उसका वजन भी उतना ही है जितना पार्थियन एम्परर का सिक्का है और उसका वजन भी उतना ही है जितना आपके कुषाण एम्परर का सिक्का है, तो वजन के बेसिस पर, वेट के बेसिस पर उसकी जो वैल्यू है उसके बेसिस पर एक्सचेंज किया जा सकता है और उससे ट्रेड हो सकता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाणों ने चलाए फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा में, और इनके सिक्के इस वक्त के जो आपके रोमन एम्परर्स हुआ करते थे या फिर इस वक्त के जो पार्थियन एम्परर हुआ करते थे उनके सोने के सिक्कों से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं शेप में, साइज में, जिससे शायद ये समझ में आता है कि इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी कि ट्रेड फैसिलिटेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए सिक्के जो है एक्जैक्टली शेप और साइज में एक जैसे चलाओ, क्योंकि जो एक्सचेंज होना है वो सोने की वैल्यू के बेसिस पे होना है। अब अगर मैं कोई रोमन व्यापारी हूं और आप अगर कोई एक इंडियन व्यापारी हूं और हमें पता है कि हमारे जो सोने के सिक्के हैं राजा की शक्ल भले उस पर अलग अलग हो मगर उसका वजन एक्जैक्टली सेम है, तो इसका मतलब दोनों का मूल्य एक्जैक्टली सेम है, तो उस मूल्य का फिर कोई भी सामान अगर ट्रेड करना हो तो हम आपस में ट्रेड करके वो सोने के सिक्के में हम लोग कीमत चुका सकते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग शायद इस वक्त में रूलर्स की रही होगी, इसी के चलते उन्होंने शायद ये चीज करी हो, ये इतिहासकारों का मत है। एंड ये जो सिक्के हैं जो भारत में सबसे पहले इशू करवाए गए थे फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा में कुषाणों के द्वारा, ये कई सारी जगहों पे देखने को मिले हैं। नॉर्थ इंडिया के कई सारी साइट्स पे देखने को मिले हैं, सेंट्रल एशिया में कई जगहों पे देखने को मिले हैं। क्यों? क्योंकि इन इलाकों में कुषाणों का रूल हुआ करता था। अब जैसे ये पूरा नॉर्थ का इलाका और उत्तर प्रदेश का ये सारा इलाका जो है कवर इस वक्त का जो कुषाण अंपायर हुआ करता था उसका हिस्सा हुआ करता था, तो यहाँ पर कुषाणों के सोने के सिक्के मिलना ऑब्वियस सी बात है। मगर इसके अलावा सेंट्रल एशिया का भी एक बहुत बड़ा इलाका इनके कब्जे में था, तो यहाँ पर भी इनके सोने के सिक्के मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस पूरे इलाके में कुषाणों के यहाँ से लेके यहाँ तक में, यहाँ से लेके यहाँ तक में, इस पूरे क्षेत्र में कुषाणों के सोने के सिक्के कई साइट्स पर हमको देखने को मिले। फोटोग्राफ देखते हैं इनके, ये देखिए इस तरीके के ये सोने के सिक्के हुआ करते थे, इस तरीके के ये सोने के सिक्के हुआ करते थे कुषाणों के द्वारा जो चलाए गए थे। ये भारत के सबसे पहले सोने के सिक्के हैं, देखिए ये, और देखिए ये भारत के सबसे पहले सोने के सिक्के हैं, सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स हैं। और देखिए ये सम्राट कनिष्क के वक्त के सोने के सिक्के हैं। ये जो फोटोग्राफ है हिस्टोरियंस का मानना है कि ये सम्राट कनिष्क को डिपिक्ट करते हुए बनाया गया है, देखें। अब ये जो है वो रोमन गोल्ड कॉइन्स हैं। अब इसके पहले वाले अपने ये सम्राट कनिष्क हो गए और इसके पहले वाले ये सिक्के हो गए। ये सारे सिक्के किसने चलाए हैं? ये सारे सिक्के कुषाणों ने भारत में चलाए। ये भारत के सबसे पहले सोने के सिक्के हैं।
और इन्हीं को, इनके शेप और साइज को देख लें और उसको फिर आप कंपेयर कर लें रोमन एम्परर्स के जो सोने के सिक्के चल रहे थे उनके साथ में। ऑलमोस्ट सेम शेप है एंड साइज भी सेम था। वजन के बेसिस पे क्योंकि सोने की वैल्यू होती है तो वजन भी जो है इसका एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। तो यहां से फिर वही जो बात मैंने आपको कही कि इन लोगों के बीच में शायद आपस में अंडरस्टैंडिंग थी कि एक ही जैसे शेप और साइज के सिक्के चलाने हैं ताकि ट्रेड में कोई दिक्कत ना आए। ये अंडरस्टैंडिंग इनके बीच में आपस में रही होगी, अपने को यहाँ से पता चलता है। ये पार्थियंस के सोने के सिक्के देखिए, शेप और साइज एग्जैक्टली सेम है, वजन एग्जैक्टली आपको जो है सेम देखने को मिलेगा इनका भी। देखें, तो अब यहां पर अब जो सोने के सिक्के जो ये चलाए जा रहे थे ये काफी बड़ी मात्रा में मिले हैं कुषाणों के वक्त में भी और कुषाणों के बाद में फिर सोने के सिक्के भारत में बहुत लंबे वक्त तक चले हैं। लगभग 7-8 शताब्दियों तक ये सोने के सिक्के चलते रहे। उसके बाद भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे, थोड़ा प्रचलन में कम आ गए थे, बट इन 6 से 7 शताब्दियों में सोने के सिक्के बहुत मात्रा में, बड़ी मात्रा में हमको देखने को मिलते हैं। अब इतनी बड़ी मात्रा में, इतने वाइड स्प्रेड लेवल पर अगर गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर गोल्ड कॉइन्स यूज में आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि व्यापार बहुत बड़े लेवल पर हो रहा था और उसके लिए फिर आपको जो है बहुत बड़ी बड़ी कीमतें चुकाना पड़ रही थी। अब ये तो होगा नहीं कि आपने एक चाय पीने के बदले में सोने का सिक्का दे दिया हो या फिर आपने 4 बोरे कहीं से गेहूं खरीदा हो तो उसके बदले में आप सोने के सिक्कों में चुका रहे हो, ये तो होगा नहीं। सोना तब भी उतना ही मूल्यवान हुआ करता था जितना आज की तारीख में होता है, क्योंकि सोना बहुत कम मात्रा में। तो जाहिर सी बात है अब सोने के सिक्के जो इस्तेमाल होते रहे होंगे वो ऐसे व्यापार के ट्रांजेक्शन में होते होंगे जहां पे बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीदा गया होगा और उसकी फिर कीमत चुकाई जा रही होगी। अब इतने इनॉर्मस ट्रांजेक्शन अगर हो रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी मात्राओं में अगर व्यापार हो रहा था, तो इसका क्या मतलब बनता है? इसका एक ही मतलब बनता है कि ट्रेड जो है वो अपने मैक्सिमम पर था, ट्रेड अपने उरूज पर था एकदम, जो आप कह सकते हैं चरम, जो चरम पर था, ट्रेड अपने चरम पर जो है था और बड़ी मात्रा में व्यापार हो रहा था। और क्योंकि भारत में कई सारे अलग अलग अंपायर्स के सोने के सिक्के बड़ी मात्रा में देखने को मिले, इसका फिर एक इंडिकेशन ये भी है कि लोग बहुत भर भर कर इंडिया से, इंडिया का जो सामान है वो खरीद कर लेकर जा रहे थे। जैसे रोमन कॉइन्स की बात की जाए, अब मैंने आपको ये फोटोग्राफ दिखाई, ये रोमन एम्परर के सोने के सिक्के हैं। कहां पर चलने चाहिए? प्रोमिनेंटली ये चलने चाहिए रोमन एम्पायर में, क्योंकि उसकी मुद्रा है। मगर इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये रोमन जो एम्परर के कॉइन है, इनके कई जगहों पर हमको होर्ड्स साउथ इंडिया में देखने को मिले। होर्ड्स का मतलब होता है जब आप बहुत सारे सिक्के या इस तरीके की किसी चीज को लेकर कहीं पर दबा दो और बाद में फिर वो कई शताब्दियों के बाद में उसकी डिस्कवरी हो तो उसको होर्ड बोला जाता है। तो इस तरीके के रोमन कॉइन्स के कई सारे होर्ड्स हमको भारत में देखने को मिल रहे हैं, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में। जिससे अपने को क्या समझ में आता है कि जरूरी नहीं था कि सोने का सिक्का अगर किसी एम्परर ने चला दिया है तो उसी के एम्पायर में वो आपको घूमता हुआ दिखे। ये उसकी बाउंड्रीज के बाहर, उसकी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उसके बाहर भी आपको देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड द फैक्ट व्यापार में उसका इस्तेमाल हो रहा। अब क्योंकि साउथ इंडिया के साथ में बहुत बड़ी मात्रा में आपके रोमन एम्पायर का या यूरोपियंस का ट्रेड होता था, मसाले बड़ी मात्रा में लेकर जाते थे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इनके चलते काली मिर्ची को यवन प्रिय हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है, बहुत साफ अपने को समझ में आता है कि व्यापार बहुत हो रहा था। और क्योंकि सोने के सिक्के बड़ी मात्रा में दिए जा रहे थे, हम लोग उसके एम्परर की शक्ल के चलते तो सोने के सिक्के लेते नहीं थे, उसके वजन के चलते उसको लेते थे। तो या इनका इस्तेमाल कर कर बड़ी मात्रा में ट्रेड हो रहा था। एंड एक और बात इससे समझ में आती है कि ट्रेड अब तक गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड हो गया था। सोने का वजन के बेसिस पर आप इस्तेमाल बड़ी मात्रा में कर रहे थे ट्रांजेक्शन वगैरह में या फिर सामान एक्सचेंज करने में। ये भी अपने को यहां से समझ में आता है। इनफैक्ट इस वक्त में स्थिति ये थी, सिक्कों का प्रचलन इतना बढ़ गया था, ट्रेड और व्यापार इतना हो रहा था कि जो ट्राइबल रिपब्लिक्स थी, जिनको चीफडम भी कई बार अपन लोग बोल सकते हैं, ट्राइबल रिपब्लिक्स या इस तरीके की जो चीफडम्स थी, ट्राइब्स जो थी, ट्राइबल लोग भी जो थे इस व्यापार से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सबको दिख रहा था कि जितना ज्यादा आप व्यापार में इन्वॉल्व होगे उतना ज्यादा आपके पास में धन आएगा, जितना ज्यादा धन आएगा उतना आपकी प्रॉस्पेरिटी इंप्रूव होगी। तो पंजाब का इलाका अगर हम देखें, फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा में पंजाब और हरियाणा के इलाके में एक बहुत प्रोमिनेंट ट्राइब हुआ करती थी, योद्यास। ये एक ट्राइबल रिपब्लिक थी, यानी कि एक ट्राइब थी एक, और इस ट्राइब में ऐसा नहीं था कि एक पर्टिकुलर राजा है तो फिर उसी का बेटा राजा बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। वो ट्राइबल्स आपस में भी किसी भी एक व्यक्ति को अपने रूलर के तौर पर चुन लेते थे, वो रूल करता था, फिर उसके बाद में फिर दूसरा चुनते थे, इस तरह से। तो एक रिपब्लिक के रूप में ये लोग अपना काम कर रहे थे। इनको भी जब दिखा कि यार इतना भर भर कर ट्रेड हो रहा है, तो इन्होंने भी फिर, और फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा में ये बेसिकली पंजाब और हरियाणा का जो इलाका इनके कब्जे में था या जहां पे रूल करते थे, ओवरऑल ये आपके कुषाणों के अंपायर का या तो हिस्सा रहे होंगे या उनके बॉर्डर पे कहीं पे रहे होंगे। कुषाणों ने क्योंकि सोने के सिक्के चला दिए, यानी कि कुषाण जमकर ट्रेड कर रहे थे। अब उस ट्रेड का कुछ ना कुछ असर तो इनके ऊपर भी पड़ा होगा, कुछ नहीं तो कम से कम इन्होंने उस ट्रेड को होते हुए तो देखा होगा, और इससे इनको समझ में आया होगा कि ट्रेड करने का कितना फायदा है। एंड इस ट्रेड को करने के लिए आपका ट्रांजेक्शन के लिए आपको सिक्के चलाना जरूरी होते हैं। तो
अपने को ट्राइबल रिपब्लिक्स तक के जो है कॉइन देखने को मिलते हैं। जैसे ये योद्धास जो पंजाब और हरियाणा की एक प्रोमिनेंट ट्राइब हुआ करती थी, इन्होंने खुद के अपने सिक्के जो हैं वो चला दिए थे। तो इससे ये भी समझ में आता है कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में सब लोग जो है इंटरेस्टेड थे, ट्राइब्स तक जो है इससे अछूती नहीं थी, सब इसका फायदा उठाना चाह रहे थे। और ये एक तरीके से गोल्डन पीरियड चल रहा था ट्रेड की अगर बात की जाए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी के चलते इस वक्त का जो भारतीय समाज है इसमें बहुत गरीबी की बातें, बहुत भुखमरी की बातें, इस तरीके की चीजें हमको लिटरेचर में देखने को नहीं मिलती। इतना व्यापार हो रहा है तो समाज में वो ट्रिकल डाउन करके लास्ट तक जाएगा। ये नहीं हो सकता कि कोई एक आदमी सारा पैसा लेके बैठ जाए और दूसरे भूखों मर जाए। और ये चीज यहाँ से भी क्लियर होती है। बाकी जो अपने पास में टेक्सुअल डॉक्यूमेंट है उससे भी समझ में आता है कि इस टाइम पीरियड पे लोगों की बहुत बुरी स्थिति नहीं थी, वेल टू डू कंडीशन थी। बहुत एक्सट्रीम किस्म की पॉवर्टी के कोई जिक्र अपने को इस टाइम पीरियड में देखने को नहीं मिलते, क्योंकि बड़ी मात्रा में एक्सचेंज, बड़ी मात्रा में ट्रेड, बड़ी मात्रा में व्यापार और बड़ी मात्रा में सोने का और कॉइन्स का जो है एक्सचेंज या आदान प्रदान चल रहा था। देख लीजिए ये योद्धास के कॉइन है, ये इन्होंने कॉपर के कॉइन इशू किए हैं। ये योद्धास के कॉइन है, देखें ना। तो इस तरीके के सिक्के वगैरह बना के ये भी जो है ट्रेड कर रहे थे, अपने ट्राइब का जो इलाका था वहां पे व्यापार को बढ़ा रहे थे, और इस जो व्यापार हो रहा था इनके आसपास उससे फायदा उठाने की कोशिश ये लोग भी कर रहे थे। Some of the most spectacular gold coins were issued by Gupta rulers. The earliest ones are known for their purity. These coins facilitated long distance trade and from this kings were also benefited. तो हालांकि भारत में सोने के सिक्के पहली शताब्दी कॉमन एरा में इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किए गए थे? कुषाणों के द्वारा किए गए थे। मगर भारत में जो सबसे अच्छी क्वालिटी के, सबसे शानदार, सबसे खूबसूरत और सबसे स्पेक्टेक्युलर किस्म के जो सोने के सिक्के इशू किए गए या चलाए गए, वो चलाए गए हैं गुप्ता रूलर्स के द्वारा। ये याद रखिएगा, कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई सोने के सिक्के गुप्ता रूलर्स ने शुरू किए थे। नहीं, सोने के सिक्के शुरू किसने किए थे? कुषाणों ने पहली शताब्दी कॉमन एरा में शुरू किए थे। मगर सबसे अच्छी क्वालिटी के, सबसे शानदार और स्पेक्टेक्युलर किस्म के जो सोने के सिक्के थे, उसके ऊपर जो चित्रकारी है, नक्काशी है, जो भी उस पे जो इमेजेस वगैरह बनाई गई हैं, वो सबसे बढ़िया आपको जो देखने को मिलती हैं वो मिलती हैं गुप्तास के टाइम पीरियड में जो सोने के सिक्के आए थे उन कॉइन्स के ऊपर। इसमें भी जो गुप्ताओं के जो अलग अलग रूलर्स ने सोने के सिक्के इशू किए हैं, उसमें सबसे अर्लीस्ट जो गुप्ता कॉइन्स हैं उनमें सोने की मात्रा ज्यादा है, उनकी जो प्यूरिटी है वो ज्यादा है। जैसा कि आपको पता ही है, सोना भी कई सारी उसकी जो क्वालिटी है उसमें भी फर्क होता है। 24 कैरेट का सोना होता है, 22 कैरेट का होता है, 20 का होता है, इस तरीके से। तो जो सबसे शुरुआती सोने के सिक्के चलाए गए थे गुप्ताओं के द्वारा, सबसे आपके जो अर्लीस्ट गुप्ता रूलर्स के जो कॉइन्स थे, उसमें हमको जो प्यूरिटी है वो ज्यादा मिलती है, सोने की जो मात्रा है वो ज्यादा मिलती है, उसमें चांदी या कॉपर कम मात्रा में मिलाया जाता था। तो एक ये भी चीज है। एंड क्योंकि इन कॉइन्स की मदद से मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड भी हो रहा था, लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको ट्रेड करना है तो सोने के वजन के बेसिस पे आप जो इन कॉइन्स को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इससे किंग्स को भी बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, क्योंकि आप ये सिक्के चला रहे हो तो एक तो यह है कि इनका अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में इस्तेमाल हो रहा है तो आपका एक नाम बन रहा है, आपका एक यशगान हो रहा है। दूसरा ये कि अगर आपके सिक्के इतना इतना दूर तक पहुंच रहे हैं, इसका मतलब आपके व्यापारी बहुत दूर तक पहुंच रहे हैं, या फिर दूर के व्यापारी आपके यहाँ पर आ रहे हैं और आपके यहाँ व्यापार कर कर व्यापार वगैरह कर रहे हैं, इसी के चलते फिर उनके साथ ये सोने के सिक्के कहीं और पहुंच गए। मतलब यह है कि इससे एक बात समझ में आती है कि ट्रेड आपके यहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में हो रहा है, एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी कीर्ति बढ़ रही है, आपके यश का गुणगान हो रहा है, और आपकी इकोनॉमी जो है उसको फायदा मिल रहा है। आपका अंपायर जो है वो काफी ज्यादा समृद्ध अंपायर है, ये भी इन पर्टिकुलर सोने के सिक्कों से अपने को समझ में आता है। तो ये जो शानदार किस्म के जो स्पेक्टेक्युलर गोल्ड कॉइन्स इन गुप्ता रूलर्स ने चलाए थे, एक एक करके हम इनको देखते हैं। ये देखिए, अब ये वाले जो सिक्के हैं और इसके पहले जो कुषाणों के हमने सिक्के देखे थे, इसमें जो बेसिक डिफरेंस निकल कर आता है, इसके ऊपर जो नक्काशी की गई है, इसके ऊपर ये जो इमेज बनाई गई है, ये ज्यादा साफ है, ज्यादा क्लियर है। इस फोटोग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन है वो ज्यादा निकल कर आती है। एक तो हमको ये समझ में आता है कि राजा ने देखिए कान में कुंडल पहन रखा है, कि मैं लाल कलर ले लेता हूं, ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये जो राजा है इसने लाल कलर ये कुंडल पहन रखा है, एक तो ये समझ में आता है। दूसरा, इसने हाथ में कोई एक दंड पकड़ रखा है, ये पता चल रहा है। राजा के साथ में उसके जो है सोल्जर्स भी हैं, उनके हाथ में इस तरीके से एक हाथ में एक दंड है जिसके ऊपर एक अर्ध चंद्राकार कुछ इन्होंने बना रखा है, ये एक बात क्लियर होती है। इसके ऊपर अब जो भी कुछ लिखा गया है, यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शंस आपको लिखे हुए देखने को मिल रहे हैं, ये लिपि आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर समझ में आ रही है, अक्षर ज्यादा अच्छे समझ में आ रहे हैं। यहाँ पे राजा किसी तरीके का कोई शायद रिलीजियस सेरेमनी कर रहा है, वो आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल रही है। प्लस ये क्योंकि जो शुरुआती गुप्ता कॉइन्स हैं तो इनकी जो क्वालिटी है वो ज्यादा है, इसमें आपको सोने की जो मात्रा है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। वैसे तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी बता देता हूं कि सोना जो है उसमें या तो आप कॉपर मिलाते हो या फिर आप सिल्वर मिलाते हो, तो उससे उसकी प्यूरिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, असर आता है।
उसका जो पीलापन है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है, आपको हल्का सा जो है उसमें व्हाइटनेस देखने को मिलने लगती है, डिपेंडिंग अपॉन की कितनी मात्रा में कॉपर या फिर कितनी मात्रा में सिल्वर को मिलाया गया। तो शुरुआती कॉइन्स में क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में गोल्ड होता था, तो उसके चलते उसका पीलापन भी अच्छा खासा जो है मेंटेन रहता था, एंड उसकी प्यूरिटी जो है अच्छी थी, उसके ऊपर जो शेप्स और बाकी सारी चीजें बनाए गए वो भी ज्यादा सुंदर है इसके पहले वाले जो आपके सिक्के चल रहे थे उनकी अपेक्षा। यहाँ से आपको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, ज्यादा चीजें समझ में आती है। एक और देखिए, आप इस पर देखिए, ये जो फोटोग्राफ है इस पर अब घोड़े की जो है कितनी अच्छी आकृति बनाई गई है, कितना खूबसूरती से इसको जो है इसके ऊपर बना के तैयार किया गया है। प्लस इसके ऊपर फिर जो ये लिखी गई है, जो लिपि है, जो भाषा लिखी गई है, उसके अक्षर बहुत ज्यादा क्लियर है, तो पढ़ने में आसानी होती है। इसी तरह से यहाँ पर एक महिला या फिर एक देवी का जो है आकार बनाया गया है, उन्होंने शायद अपने हाथ में कोई गदा पकड़ रखी है इस तरीके से, तो ये इस और इसके चारों तरफ में कुछ लिखा गया है, तो स्पेक्टेकुलर कॉइन है, इमेजेस वगैरह बहुत अच्छे से इसके ऊपर पे बनाई गई हैं, और इन साफ इमेजेस की मदद से ये जो इमेजेस हैं जो बहुत ज्यादा क्लियर आपको देखने को मिल रही हैं, इससे एक बात और अपने को समझ में आती है कि कॉइनेज जो है अपने आप में इवॉल्व कर गया है। कॉइनेज अपने आप में इवॉल्व कर गया है, और ये इवोल्यूशन इसके ऊपर जो चित्रकारी है, जितना अच्छे से ये जो आकृतियां उकेरी गई हैं उससे अपने को समझ में आ रही है। और फोटोग्राफ देखिए, अब ये फोटोग्राफ तो अपने आप में जो है आपको मानना पड़ेगा कि गुप्तास के टाइम पीरियड पे जो आपकी नकाशी हो रही है सिक्कों के ऊपर, उसका अपने आप में एक जबरदस्त नमूना है। कितना अच्छे से जो है ह्यूमन बॉडी को बनाया गया है, उसके एक एक पार्ट अलग से दिख रहा है। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो चेहरे का जो चेहरा उकेरा गया है, इतना अच्छे से उकेरा गया है कि आपको उसके जो भाव हैं वो तक समझ में आ रहे हैं कि ये जो राजा है या फिर जो भी व्यक्ति का चित्र बनाया गया है वो हंस रहा है, वो मुस्कुरा रहा है, वो खुश है। आपको ये चीज जो है यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रही है, देखने को मिल रही है। तो इतने अच्छी किस्म के जो है, इतनी बढ़िया क्वालिटी के सोने के सिक्के इस वक्त में चलाए जा रहे थे गुप्ता रूलर्स के टाइम पीरियड पे। तो यहाँ से एक बात अपने को ध्यान रखनी है, ये चीज अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे, इसलिए ये चीज अपने को अच्छे से ध्यान रखनी है, इसको एकदम बहुत अच्छे से अपने को पढ़ लेना है। भारत में सिक्के कब चले थे? सबसे पहले सिक्के जो भारत में चले थे वो चले थे 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में। इन सिक्कों को क्या नाम दिया गया था? पंच मार्क कॉइन्स। पंच मार्क कॉइन क्यों बोला गया था? कि कॉपर पे या कॉपर के या फिर सिल्वर के छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते थे प्रोमिनेंटली स्क्वायर शेप के, उसके ऊपर राजा अपना सिंबल पंच कर देता था और उसको फिर मुद्रा के रूप में चलाया जाता था। तो ये आपके पंच मार्क कॉइन्स हुआ करते थे, लगभग 400 साल तक चले। फिर आई आपकी 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा। 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में पहली बार भारत में ऐसे सिक्के चले हैं या फिर ऐसे सिक्के देखने को मिले जिनके ऊपर आपके रूलर का चेहरा बना हुआ था और उसका नाम लिखा हुआ था। प्लस इस टाइम पीरियड तक आते आते सिक्कों का शेप भी चेंज हो गया और स्क्वायर की जगह सर्कुलर शेप के सिक्के जो हैं वो प्रचलन में आ गए थे। सबसे पहले ऐसे सिक्के जिसके ऊपर रूलर का नाम और चेहरा बना हुआ है वो चलाए थे इंडो ग्रीक्स। और इस पूरे टाइम पीरियड में अभी भी जो सिक्के चल रहे थे वो या तो कॉपर के ऊपर चलाए जाते थे या फिर वो सिल्वर के बनाए जा रहे थे। इसके बाद आती है 1st सेंचुरी कॉमन एरा। 1st सेंचुरी कॉमन एरा में भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए गए। सबसे पहली बार भारत में सोने के सिक्के देखने को मिलते हैं। किसने इशू किए थे? ये इशू किए थे कुषाण ने। कुषाण रूलर्स ने इन सिक्कों को इशू किया था। और इसके बाद में फिर हम लोग 4th सेंचुरी तक पहुंचते हैं। 4th सेंचुरी कॉमन एरा, गुप्ता रूलर्स ने भारत के सबसे शानदार, सबसे स्पेक्टेकुलर, सबसे खूबसूरत किस्म के सोने के सिक्के इंट्रोड्यूस किए थे, जो उनके ऊपर बनाई गई आकृतियों के लिए, उनकी नक्काशी के लिए, उनके ऊपर जो भी आकृतियां उकेरी गई थी उसके लिए अपने आप में बहुत ज्यादा याद किए जाते हैं, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है भारत में सोने के सिक्कों का इतिहास, या भारत की में फॉर दैट मैटर सिक्कों का इतिहास, कॉइनेज का इतिहास, मनी का इतिहास है, इसको अपने को ध्यान रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम 6th सेंचुरी कॉमन एरा ऑनवर्ड्स वी फाउंड gold coins taper off. Does it mean economic crisis? Historians are divided on this issue. Some suggest that while the collapse of Western Roman Empire, long-distance trade declined, thus it affected prosperity of Indian subcontinent, who benefited from this trade. तो 6ठी शताब्दी कॉमन एरा आते आते अब हमको ये देखने को मिलता है कि सोने के सिक्के जो हैं वो टेपर ऑफ कर गए हैं। सोने के सिक्के आपको उतनी ज्यादा मात्रा में अब देखने के लिए नहीं मिल रहे। तो इस पर अब एक सवाल उठेगा कि भाई सोने के सिक्के बहुत बड़ी मात्रा में चल रहे थे, इसका मतलब खूब सारा व्यापार हो रहा था, इकोनॉमी जबरदस्त तरीके से चल रही थी। तो अब अगर सोने के सिक्के 6ठी शताब्दी कॉमन एरा आते आते आपको उतनी मात्रा में देखने को नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त में आपका इकोनॉमी जो है उतनी अच्छी नहीं चल रही, इकोनॉमी में क्राइसिस आ गए।
अब क्या इसका यही मतलब है या इसका कोई और मतलब बनेगा? इस सवाल के ऊपर हिस्टोरियंस के अपने अलग अलग मत है। कुछ का कहना है कि इसका यही मतलब बनता है कि सोने के सिक्के अगर आपको छठी शताब्दी कॉमन एरा के बाद में बहुत कम मात्रा में देखने को मिल रहे हैं, प्रचलन में उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसका मतलब व्यापार उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। भारत में इस वक्त में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, आर्थिक तौर पर हमको मंदी जो है वो देखने को मिल रही थी। एंड इसके पीछे वो लॉजिक ये देते हैं कि इस टाइम पीरियड पे जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था वो कोलैप्स कर गया था। तो क्योंकि वेस्टर्न रोमन एम्पायर के साथ में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था और यहाँ और वेस्टर्न रोमन एम्पायर वाली जो है वो बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के लेकर आया करते थे, उस सोने के सिक्कों को फिर पिघलाकर शायद अपने सोने के सिक्के बनाए जाते होंगे, उस पर अपना चेहरा चिपका के फिर उनको चलाया जाता होगा। तो क्योंकि अब वहां से व्यापार उतना हो नहीं रहा है, एम्पायर कोलैप्स कर गया था वेस्टर्न रोमन एम्पायर, तो सोना आ नहीं रहा है, उतना ज्यादा सोना नहीं आ रहा, तो उतने ज्यादा शायद सिक्के नहीं बन रहे होंगे। तो तो क्योंकि आपकी प्रोस्पेरिटी जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की इफेक्ट हो गई, ट्रेड जो है उतना हो नहीं रहा, तो ऑब्वियसली बात है फिर सोना जो है उसका लोगों ने उसके जो है सिक्के आपके प्रचलन में कम हो गए, उतना ज्यादा ट्रेड नहीं हो रहा है, तो इसके चलते आपको ये टेपर ऑफ करते हुए दिखते हैं, इतनी ज्यादा मात्रा में नजर नहीं आते। तो ये जो है कुछ हिस्टोरियंस का मत है। कुछ का कहना इससे थोड़ा सा उल्टा है। कुछ का कहना यह है या उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट यह है कि इस टाइम पीरियड पे नए नए और ज्यादा शहर जो है वो निकल कर आ रहे थे, और ज्यादा जो है आपके नए नए ट्रेड रूट डेवलप हो रहे थे। तो हो सकता है कि उन नए शहरों के बनने के चलते और उन नए ट्रेड रूट्स के डेवलप होने के चलते ट्रेड जो है उस पर्टिकुलर इलाकों में जो है शिफ्ट हो गया हो, ट्रेड उन इलाकों में शिफ्ट हो गया होगा। तो हालांकि यहाँ पर शायद आपको उतना डिसलाइन देखने को मिल रहा हो, बट वो सारा का सारा ट्रेड इंडियन सबकॉन्टिनेंट के शायद किसी दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गया होगा। साथ ही साथ इनका तो ओवरऑल आप ये नहीं कह सकते कि पूरे के पूरे भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था और इसके चलते सोने के सिक्के दिखने में कम हो गए। दूसरा इनका कहना यह है कि हालांकि छठी शताब्दी कॉमन एरा और उसके बाद के टाइम पीरियड में सोने के सिक्के कम मात्रा में मिले हैं, मगर फिर भी इनका जिक्र इस टाइम पीरियड में जो इंस्क्रिप्शंस लिखे जा रहे थे, जो इसमें इस वक्त में जो काव्य लिखे जा रहे थे, जो टेक्स्ट लिखे जा रहे थे, उसमें इनका जिक्र देखने को मिलता है। तो ये नहीं हो सकता कि कोई चीज जब उतनी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं हो रही है तो भी उसका बार बार आपको इंस्क्रिप्शंस में या फिर इस तरीके के टेक्स्ट में इस टाइम पीरियड में जिक्र देखने को मिला, जिक्र देखने को मिले। हो सकता है, ऐसा इतिहासकारों का मत है कि सोने के सिक्के इस वक्त में भी खूब चल रहे हैं, मगर क्योंकि सोना जो है पिघला के दूसरी चीजें बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो प्रचलन में रहे होंगे। उसके बाद में लोगों ने उनको कहीं पे गाड़ नहीं दिया, उन्होंने फिर सोना पिघला लिया और पिघला के उसका कोई और सामान बनाकर इस्तेमाल करने लगे। इसलिए बाद के वक्त में हमको उस टाइम पीरियड के सोने के सिक्के नहीं मिलते। हो सकता है इस टाइम पीरियड पे खूब सोने के सिक्के चल रहे हो, बट उनको बाद में पिघला लिया गया हो, उनकी मेल्टिंग कर दी गई हो और उनका किसी और चीज में इस्तेमाल हो गया, तो वो हमको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उनका जिक्र जो है इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये भी जो है एक मत है। अब इस बात को लेकर काफी ज्यादा जो लोग हैं वो डिवाइडेड है। इनका कहना क्या है, सर्कुलेशन में थे, पिघला लिए गए, कोड नहीं किया गया, गाड़ के नहीं रखा गया, तो देखने को नहीं मिलते। मगर ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसके बेसिस पे पता चलता है कि सिक्के तो चल रहे थे, भले ही वो बाद में कम मिलते हो, बट चल रहे थे, वो अपने को पता चलता है। कुछ लोगों का कहना यह है कि नहीं, व्यापार कम हो गया तो इसके चलते वो जो है सिक्के प्रचलन में कम हो गए। तो ओवरऑल कुछ भी हो, जवाब शायद इन दोनों के बीच में कहीं पर जो है लाई करता है, कहीं ना कहीं इसके बीच में आपको इसका जवाब देखने के लिए मिलता है। तो ये जो है इस तरीके से कॉइन्स वगैरह के बारे में जो भी बातचीत अपने को करनी थी वो यहाँ पर अपनी खत्म होती है। कॉइनेज वगैरह और इसका भारत के समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, किस तरह से ट्रेड बढ़ा, किस तरह से इसका फैसिलिटेशन वगैरह हुआ, वो सारी चीजें अपन लोगों ने यहाँ पर देखकर खत्म करी। चले आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग इस चैप्टर का लास्ट हिस्सा कवर करेंगे, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि इंस्क्रिप्शंस को किस तरह से डिसाइफर किया जाता है। जो अलग अलग शिलालेख हमको मिलते हैं अलग अलग जगहों पर, इनको कैसे डिसाइफर किया गया, इनके ऊपर जो लिखा गया उसे कैसे पढ़ा गया, और उसके बाद में फिर इसकी मदद से उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री को कैसे समझा गया, उस टाइम पीरियड की हिस्टोरिकल राइटिंग्स किस तरीके से की गई, इस बात को हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। एंड इसी के साथ में शायद मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अपने इस चैप्टर को भी जो है कंक्लूड करेंगे। तो ये सारी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।